लेक्चर 131 मायरा का नया जाल। राठौर मेंशन में सब खुश और मग्न थे। मायरा के बारे में जानने की खुशी इतनी बड़ी थी कि शान और सानिया के खून का खुलासा अब किसी के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा था। सबने मायरा की मैनिपुलेटिव स्पीच सुनी, सब कन्विंस हो चुके थे कि उसने जो किया बिल्कुल सही किया। राठौर परिवार का शान के अपराधों से कोई लेना देना नहीं है। वहीं इन सब में किसी का ध्यान सानिया पर नहीं गया, तब भी कभी की गुपचुप तरीके से वहां से चली गई थी अपने कमरे में। सानिया अपने कमरे में थी, दरवाज़ा लॉक था और उसने पूरे कमरे को एक कबाड़खाना बना दिया था। वह अपना फ़ोन पकड़कर बैठी थी जिसमें न जाने कितने मैसेज थे। उसके दोस्त, बॉयफ्रेंड और जितने भी लोग जिन्हें वह जानती थी सबने मैसेज किए हुए थे। हर मैसेज में एक ही बात थी, तुम राठौर का खून भी नहीं हो, फिर तुम हमेशा इतना घमंड क्यों करती थी? तुम्हारी माँ एक कैरेक्टरलेस औरत है। तुम्हें पता है तुम्हारा बाप कौन है? कैसे तुम्हारी माँ ने केएसआर को छोड़कर किसी और के साथ अफेयर किया? उसने, उसके बॉयफ्रेंड और दोस्तों ने खूब कॉल और मैसेज किए थे, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये सब देख सानिया का दिमाग खराब हो गया। वह पागल सी हो गई और अपने बालों को खींचने लगती है। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आना शुरू होता है। वह ज़ोर से चीखते हुए अपना फ़ोन दीवार में मारने ही वाली होती है कि तभी उसके फ़ोन पर मैसेज का बीप होता है। अचानक उसकी नज़र उस पर जाती है जिसमें लिखा था, क्या तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारा असली बाप कौन? मैसेज देख सानिया का दिल एक पल को जम जाता है। फ़ोन को फेंकने वाले हाथ रुक जाते हैं। वह अपने फ़ोन को जल्दी से खोलती है और हड़बड़ाहट में उस मैसेज को खोलती है। वह जल्दी से टाइप करती है, कौन हो तुम और क्या जानते हो तुम? तुम्हें कैसे पता मेरा बाप कौन है? सामने से मैसेज आता है, तुम्हारा चाहने वाला, मुझे फिक्र है तुम्हारी, मुझे बुरा लगता है तुम्हारे लिए, बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें और तुम्हें ऐसे हालत में देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सानिया का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। एक पल को उसे लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, पर अगले ही पल उसे लगा कि वैसे भी जिंदगी की लगी पड़ी है, हो सकता है ये सच हो और कोई मेरी खूबसूरती पर मर गया हो, इसलिए मेरी मदद करना चाहता हो। और उसे अब जानना था कौन है वो आदमी जिसके लिए उसकी माँ ने इतने अमीर आदमी केएसआर को धोखा दिया। वह मैसेज करती है, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो? सामने से, हाँ सानिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, किसकी हो, कैसी को। तुम नहीं जानती, मेरे डैड का डायमंड का बिजनेस है, निखार रेड्डी मेरा नाम है। मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं, पर मुझे बस तुम पसंद हो। मैंने अपने एक दोस्त से तुम्हारे बारे में सुना, तुम उसकी एक्स थी, बहुत तारीफ करता था वो। तब से तुम्हारे लिए मेरे मन में प्यार आ गया और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। जैसे ही सानिया डायमंड का बिजनेस सुनती है, वह जल्दी से उसका बताया हुआ नाम ऑनलाइन सर्च करती है। रिजल्ट देखते ही उसकी आंखें चमक जाती हैं, उनमें जबरदस्त लालच आ जाता है। वह खुद से बुदबुदाती है, इसका बाप तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अगर मैंने इसे फंसा लिया तो कितना अच्छा होगा। हाँ, मैं इसे अपने हाथ से ऐसे जाने नहीं दे सकती। जब तक विक्रम से मेरी शादी नहीं हो जाती, मुझे तब तक इसे फंसाना ही होगा। और वैसे भी ये तो पहले से ही मुझे पसंद करता है, मेरी खूबसूरती पर मर रहा है, तो मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना सोच वह उसे कॉल कर देती है। सामने से 2 रिंग के अंदर ही कॉल पिक हो जाता है और एक बहुत सॉफ्ट आवाज़ आती है, हेलो सानिया। इतनी अच्छी आवाज़ सुन सानिया के चेहरे पर एक कनिंग मुस्कान आ जाती है। वह झूठा रोना दिखाते हुए कहती है, हेलो निखर। निखर, सानिया प्लीज़ रो मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, प्लीज़। सानिया, थैंक यू निखर, मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे इतना पसंद करने के लिए। और क्या तुम सच में जानते हो कि मेरे असली फादर कौन है? निखर, हाँ सानिया, मैं जानता हूँ उस इंसान को, मैं ही नहीं, तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो। सानिया ये सुन हैरान हो जाती है। वह जल्दी से अपनी जगह से उठकर खड़ी होती है और दांत पीसते हुए चीखती है, क्या, मैं जानती हूँ, कौन है वो, बताओ कौन है वो इंसान। निखर, सानिया, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत हार्ड है, मैं तुम्हें कुछ भेज रहा हूँ, देखना, और तुम ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इतना बोल निखर कॉल काट देता है और अपने बगल में बैठी कशिश को देखता है और हंसते हुए कहता है, ये तो बहुत आसान था, ये इतनी आसानी से मेरी बातों में आ गई, मुझे लगा नहीं था ये इतनी बेवकूफ़ होगी। कशिश उसकी बात सुन, हाँ है तो ये बेवकूफ़, और उसे और बेवकूफ़ बनाने के लिए हमारी हेल्प की, बॉस।
इस फैक्ट निखर रेड्डी की प्रोफाइल ने अच्छा मैं तुम्हें कुछ भेज रही हूँ, वो सब जल्दी से उसे भेज दो। निखर, ओके बॉस। इधर सानिया बेसब्री से निखर के मैसेज का इंतजार कर रही थी। तभी उसका फोन बीप होता है। वह बहुत जल्दी से फोन खोलती है और भेजी हुई डीएनए रिपोर्ट पढ़ती है। और पढ़ते ही उसका सारा खून एक बार में सूख जाता है। वह धम्म से बेड पर गिर जाती है और उसकी आंखें बड़ी की बड़ी रह जाती हैं। सानिया का गला रेगिस्तान की तरह सूख चुका था। उसकी सांसें गले में फंस गई थीं। उसकी आंखें अविश्वसनीय भय से बाहर उभर आई थीं। वह फटी नजरों से अपने फोन को घूर रही थी। स्क्रीन पर खून के अक्षरों की तरह लिखा था, जो सीधे उसके अस्तित्व पर वार कर रहा था। डीएनए मैच, मनीष राठौर 100%। यह एक नाम मनीष राठौर उसके दिमाग को क्षण भर में सुन्न और विकृत कर गया। सानिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या ये सच है? तो आज तक मनीष जो कुछ भी कर रहा था, वो क्या था? एक दिखावा, एक कठपुतली का खेल। अगर वो मेरा बाप था, तो उसने क्यों नहीं बताया? क्यों उसने मुझे और शान को इस्तेमाल किया? क्या उसने हमें केएसआर के खिलाफ नचाया, कुछ न कुछ करवाया? क्या वो अपनी ही औलाद को इतना टॉर्चर दे रहा था? और क्या वो मनीष है जिसके साथ उसकी माँ का अफेयर चल रहा था? क्या वो मुझसे जरा भी प्यार करता है, या सिर्फ मुझसे भी खेल रहा है? वह दर्द से अपना सर दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेती है, जैसे दिमाग को फटने से रोक रही हो। यह विचार आते ही सानिया की नस नस में जहर भर गया। उसने गहरे गुस्से में अपने फोन को पिस्तौल की तरह कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। वह पूरे कमरे को कपकपाती हुई चीखी, ए मनीष राठौर, इसका जवाब तुम्हें देना होगा। क्यों तुमने ये किया? क्यों कभी नहीं बताया कि तुम ही हमारे असली बाप हो? इसका जवाब तुम्हें देना होगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर संकल्प मजबूत था। और अगर आप मेरे साथ भी कोई गेम खेल रहे हो, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल नहीं। आखिरकार आपकी बेटी हूं मैं भी। अगर अब मेरे ऊपर कुछ भी हुआ, मनीष राठौर, तो इस आग में अब तुम भी जलोगे। तैयार हो जाओ जवाब देने के लिए। सानिया अपनी गुस्से से लाल आंखों से अपने फोन को घूरती है। उसके दिमाग में प्रतिशोध की हजारों योजनाएं चल रही थीं। पर अचानक सानिया हंसने लगती है। उसकी हंसी तेज, भयानक और पागलों जैसी थी, जैसे उसने कोई खजाना ढूंढ लिया हो। वह हंसते हुए बेड से कूदकर खड़ी हो जाती है। आंखों में पागलपन की आंधी थी। वो हंसते हुए आगे कहती है, हा हा हा, मैं खामखाह डर रही थी। मेरा सबसे बड़ा डर तो खत्म हो गया। अब मुझे किस बात की चिंता? जरूर मैं केएसआर की बेटी नहीं हूँ, पर तुम्हारी तो हूँ मनीष। मैं अभी एक राठौर, हा हा हा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। यह अब लीवरेज था, सुरक्षा की गारंटी। और अब मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं। और निकाला तो तुम होगे मेरे साथ। मैं सबको तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी। हा हा हा। सानिया अब हंसते हुए कमरे में घूमने लगती है। दूसरी तरफ साहया एंटरप्राइज में विक्रम के दादाजी के केबिन का माहौल बेहद गंभीर था। सोफे पर दादाजी विराजमान थे। उनके पास ही अभीर और मनोज बैठे थे, और सामने विक्रम था जिसका सर शर्म से झुका हुआ था। वे अभी 1-2 घंटों की बोर्ड मीटिंग करके आए थे। विक्रम के दादाजी अत्यधिक गुस्से में थे, क्योंकि विक्रम को काफी लॉस हुआ था। उनकी 2 लगभग बन चुकी बिल्डिंग रातों रात मिट्टी में मिल गई थी। वहां मिट्टी और धूल के अलावा अब कुछ नहीं बचा था। गुस्से में विक्रम को देखकर दादाजी बोले, ये सब क्या है विक्रम? ऐसे बिजनेस कर रहे हो तुम? इतना बड़ा लॉस, इतने बड़े प्रोजेक्ट रातों रात मिट्टी में कैसे मिल सकते हैं? तुम कहाँ थे जब ये सब हो रहा था? विक्रम उनकी बात सुन कुछ कहने को तैयार हुआ, पर उसकी मुट्ठी कसी हुई थी और वह गुस्से से अपने दांत पीस रहा था। दादाजी आगे कहते हैं, मुझे लगता है तुम बिजनेस करना भूल चुके हो, और तुम्हें अभी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। शायद मैंने ज़्यादा जल्दी कर दी सब कुछ तुम्हारे हाथ में देने में, और मुझे अब अपने फैसले पर एक बार और सोचना होगा। उनकी बात सुन मनोज घबरा जाता है। वह जल्दी से उछलकर कहता है, डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? गलती इंसान से ही होती है, और जो भी हुआ उसमें विक्रम की गलती नहीं है। ये सब उसके दुश्मनों ने किया। वो सब जलते हैं विक्रम की तरक्की से, इसलिए उन्होंने ये किया। विक्रम के दादाजी गुस्से में उसकी बात सुन गरजते हैं, तुम तो चुप ही रहो मनोज। मैं तुम्हारे मुंह से तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता, समझे? और बिजनेस की बात तो तुम करो ही मत। अभीर के बिजनेस छोड़ने के बाद जब तुम्हें मौका मिला तो तुमने सब डूबा दिया था। तुम्हें तो बिजनेस की बेसिक नॉलेज भी नहीं है, और बात करते हो बिजनेस की। अरे तुम अभीर से कुछ सीखो। उसने एक छोटे से आइडिया से शुरुआत की, और देखो आज वो कहाँ पहुँच गया अपने दम पर।
और क्या कहा तुमने? प्रतिद्वंद्वी वो सबके होते हैं। विक्रम अकेला नहीं है जिसके प्रतिद्वंद्वी हैं। हमारे भी बहुत से प्रतिद्वंद्वी थे, पर ऐसे रातों रात इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिट्टी में मिल जाना कोई आम बात नहीं। इसमें जरूर विक्रम की भी गलती होगी। उसने क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में कुछ गलती की है। मैंने ये बाल धूप में नहीं सुखाए हैं, समझे जो तुम मुझे समझा रहे हो? दादाजी ने अंतिम आदेश देते हुए कहा। और विक्रम, तुम जल्द से जल्द सोचो कि तुम्हें इस लॉस को कैसे भरना है। इतना बोल वह गुस्से में वहां से चले जाते हैं। अभी आई एम टायर्ड नाउ। विक्रम के दादाजी उसे वॉर्न करके चले गए थे और अभी सहाय भी उनके पीछे चले जाते हैं। उसकी इस बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब से अभियान गया था उसने सब छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस बिजनेस की वजह से उनका जान से प्यारा बेटा उनसे दूर हुआ। ये बिजनेस उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा था जिससे वह हमेशा दूर रहते थे। वो बस अपने डैड दादाजी के कहने पर इम्पोर्टेंट मीटिंग में शामिल हो जाते और छोटे मोटे डिस्कशन कर लेते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से अपना अलग बिजनेस शुरू किया था जिसमें उनकी बीवी और बच्चे खुश थे। उनके बच्चों ने भी कभी शिकायत नहीं की। अभीर ने हमेशा उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, इसलिए वो दोनों हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे थे। उनका छोटा बेटा अब उनके साथ उनके बिजनेस में सपोर्ट करने लगा था और अपने काम में बहुत अच्छा था, और शोना अभी छोटी थी। दादाजी के जाते ही विक्रम ने एक पल के लिए अपने पिता मनोज को देखा। उसकी आंखों में अपमान की भयंकर आग थी। वह बिना कुछ कहे तेज कदमों से अपने केबिन में चला गया। केबिन का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ। विक्रम को इतना गुस्सा आ रहा था कि मानो उसकी नसों में खून नहीं, लावा दौड़ रहा हो। उसका इतना बड़ा प्रोजेक्ट, उसकी मेहनत रातों रात मिट्टी में मिल गया और उसे ये पता भी नहीं कि यह किसने किया। एक के बाद एक परेशानी आए जा रही थी, उसके सारे प्लान्स को बर्बाद किए जा रही थी। वह क्रोध में गुर्राया है और सामने मेज पर रखा पेन स्टैंड जमीन पर दे मारा। पेंसिलें और कलम बिखर गईं, ठीक उसी तरह जैसे उसकी इमारतें बिखरी थीं। तभी उसका असिस्टेंट तेजी से दौड़ता हुआ उसके पास आया और झुककर कुछ अत्यंत जरूरी बात बताई। विक्रम की आंखों में गुस्से की जगह अब कोल्डनेस आ गया। उसने झटके से अपनी मुट्ठी भींच ली, लगभग खून निकलने तक। उसने असिस्टेंट को एक गहरी नज़र से देखा और जोर से बोला, मायरा। और फिर उसने अपनी कार की चाबी उठाए और एक शब्द कहे बिना तेज कदमों से केबिन से बाहर निकल गया। यहाँ केबिन में मनोज अभी भी बैठे थे। उनकी नज़रें डर और परेशानी से अपने फ़ोन पर टिकी थीं। उनका फ़ोन पिछले 1 घंटे से लगातार बज रहा था, जैसे कोई आने वाला तूफान चेतावनी दे रहा हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया। उन्होंने डरते हुए फ़ोन ओपन किया और देखते ही उनके सीने में दर्द की एक तेज़ लहर उठी। कॉल उन लोगों के थे जिनसे उन्होंने पैसे लिए थे। क्या इन्हें पता चल गया सानिया के बारे में? नहीं, यह मुमकिन नहीं। वो पिछले कुछ घंटों से मीटिंग में था और बाकी सबको भी, तो किसी को नहीं पता कि बाहर क्या हुआ है और क्या होने वाला है। मनोज अभी भी अपनी खौफ भरी नज़रों से अपने फ़ोन को देख रहा था। उनके दिल में डर लगातार बढ़ रहा था। धड़कन तेज हो चुकी थी, मानो अब बस सीने से बाहर निकल जाएगी। वह एकटक फ़ोन को निहार रहा था। तभी उनका फ़ोन फिर बजा। बजते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका दिल निकलकर हाथ में आ गया हो। कांपते हुए उन्होंने देखा तो फ़ोन उन्हीं लोगों में से एक का था। मनोज की हिम्मत नहीं हो रही थी फ़ोन उठाने की। डर के मारे उनके हाथ पसीने से भीग चुके थे। फिर भी जैसे तैसे उन्होंने कॉल उठाया और अपने कान से लगाया। सामने वाला इंसान जो बोलना शुरू करता है, मनोज के होंठ कांप जाते हैं और मानो उनके होश फाख्ता हो गए हों। सामने से आवाज़ पत्थर की तरह सख्त थी, ग्रेटर दैन मनोज, तुमने हमें धोखा दिया है। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अगर तुम अच्छे और सही सलामत रहना चाहते हो मनोज, तो चुपचाप हमारा पैसा वापस करो, नहीं तो। कॉल कट हो गया। मनोज सामने वाले आदमी की धमकी सुन कांप जाता है। उनका मुंह सूख गया था। वह बिना एक पल गंवाए जल्दी जल्दी किसी को फ़ोन लगाने लगता है और तेज़ी से केबिन से बाहर निकलते हैं। उनकी आंखों में अब केवल डर और बर्बादी का अक्स था। ग्रीन लीफ विला, अभियान का विला के मास्टर बेडरूम। तापमान बहुत बड़ा हुआ था। पूरा कमरा गहरे अंधेरे में डूबा था। खिड़की से चांद की रोशनी तिरछी होकर अंदर आ रही थी। उस रोशनी से कमरे का एटमॉस्फेयर और ज़्यादा इंटेंस हो गया था। और उस चांद की पवित्र रोशनी में 2 परछाइयां दिख रही थीं, जो बेड पर एक दूसरे में लिपटी पूरी तरह से समाई हुई थी। मायरा बिस्तर पर थककर लेट थी। उसका सिर तकिए के पीछे झुका था। उसके होंठ खुले थे और वह गहरी थकी हुई सांसें खींच रही थी। उसका बॉडी पूरी तरह बहुत टेंस थी। उसका एक हाथ बेड पर ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था
और उसका हाथ टाइटली बेडशीट को भींच रहा था। आंखें नम थीं। अचानक मायरा तेज तेज सांसें भरने लगती है। उसकी आंखें कसकर बंद हो जाती हैं और वह अपने सिर को पीछे की तरफ धंसा लेती है। उसके बाल बेड पर बिखरे थे और उसकी शरीर पर पड़ा पसीना चांद की रोशनी में किसी हीरे की तरह चमक रहा था। तभी मायरा एक चीख के साथ अपनी बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाती है और फिर वापस बेड पर रिलैक्स होकर छोड़ देती है। वह गहरी सांस लेने लगती है। उसकी बॉडी हल्की हल्की शेक कर रही थी और आंखें और नम हो गई थीं। तभी अभियान उसके पास आकर झुकता है। उसके चेहरे पर डीप सेटिस्फैक्शन भरी की मुस्कान थी। वह अपने होठों को लीक हुए मायरा को प्यार से देखता है। मायरा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और अभियान को देखती है। उसकी आंखें भारी हो गई थीं। शरीर अब बिल्कुल रिलैक्स था लेकिन लेग्स अभी भी हल्की सी कांप रहे थे। मायरा ने अभियान की आंखों में देखते हुए धीमी डीप वॉइस में कहा, तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा। अभियान ने मुस्कुराकर उसके माथे पर प्यार से किस किया और उसके गाल को सहलाते हुए मासूम बनकर देखता है। क्या करूं मैं? तुम इतनी टेस्टी हो कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, मुझे खुद पर काबू नहीं रहा और मैं तुम्हारी इस सॉफ्ट बॉडी में खोता चला गया। अभियान ने उसके गाल को चुमा। मायरा को देखते ही अभियान की आंखें ठंडी हो जाती हैं और उसके अंदर की डिजायर बाहर आ जाती है। उसे अपना गला सूखा महसूस होता है क्योंकि इस वक्त मायरा इतनी सेक्सी लग रही थी कि वह किसी भी हाल में खुद को रोक नहीं सकता था। मायरा उसकी इतनी डिजायरेबल नजरें देखकर अपनी आंखें दूसरी साइड कर लेती है तो अभियान एक स्माइल के साथ अपनी गर्दन में अपना चेहरा घुसा देता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। तभी मायरा आंखें बंद कर ली और धीमी और थकी हुई आवाज में कहती है, अभी आई एम टायर्ड नाउ। अभियान उसकी बात सुन उसकी गर्दन पर हल्का सा बाइट कर लेता है जिससे मायरा के मुंह से एक सिस्क निकल जाती है। उस शांत कमरे में मायरा की वो सिस्क अभियान को ट्रिगर करने का काम बखूबी करती है। अभियान अपने हाथ को उसकी बॉडी पर घुमाते हुए किस करते हुए उसकी ब्यूटी कर्व्स की ओर आ जाता है और उसकी ब्यूटी कर्व्स को कोमलता और होठों से खेलते हुए कहता है, बेबी तुम इतनी जल्दी टायर्ड हो नहीं सकती हो। आई वॉन्ट यू, आई बैडली वॉन्ट यू, लुक एट मी। और अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। मायरा अभियान की बात सुन उसकी तरफ देखने लगती है। अभियान की आंखों में प्यार और डिजायर साफ दिख रही थी। उसकी आंखें मदहोशी से लाल हो गई थीं। उसकी पकड़ मायरा पर कसती जा रही थी, एक डोमिनेंस उसके हाथों में झलक रहा था। मायरा अभियान की आंखों में उसकी तेज होती इच्छा को देखकर समझ गई थी कि अब वह उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसे खुद ही सरेंडर करना पड़ा। और कुछ ही देर में उस रूम से तेज तेज सांसें, दिल की धड़कन और मौन की आवाजें आने लगी थीं। रूम का तापमान और ज्यादा इंटेंशन हो गया था जब मायरा ने पूरी तरह से अभियान की हो गई और अभियान ने उसे प्यार करना शुरू किया। वक्त के साथ अभियान की तेज सांसें और उसका डोमिनेंस बढ़ता जा रहा था और साथ ही मायरा की मौन भी। उन भावनाओं की इंटेंसिटी से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है जहां दोनों ही प्रेम और जुनून की चरम सीमा पर थे। एक साजिश से पर्दाफाश, एक छोटी सी बच्ची जो दिखने में बेहद प्यारी और क्यूट कार के सामने वाली सीट पर बैठी थी। उसके गाल थोड़े भरे भरे थे और उसने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। साथ में उसकी दो प्यारी प्यारी सी चोटियां बनी थीं और उनमें रिबन लगे थे। इस लड़की की स्पेशलिटी थी उसकी गहरी हरी आंखें जो उसे और भी खूबसूरत और अडोरेबल बना रही थी। वह लड़की कार की आगे वाली सीट में बैठकर हाथ में पकड़े गेम से खेल रही थी। कार का ड्राइवर कार को चलाते हुए घबराकर कहता है, मायरा बेबी, आप आगे क्यों बैठी हो? सर ने आपको पीछे बैठने को बोला है। अगर सर को पता चला तो मेरी जान ले लेंगे। आगे वाली सीट पर बैठी छोटी सी मायरा हंसने लगती है। ड्राइवर की बात सुन खिलखिलाते हुए वह कहती है, अरे अंकल, आप डरते क्यों हैं डैडी से? और डैडी कुछ नहीं कहेंगे। मायला सिंह लाठौर बात करेगी आपके सर से। डोंट वरी अंकल, वेन मायला इज हियर तो नो फियर, उसने आगे कहा। और मुझे आगे बैठना ही पसंद है, पीछे बोरिंग होता है। कल भी आगे बैठूंगी मैं और हमेशा बैठूंगी बस। इतना बोल मायरा अपनी छोटी छोटी उंगलियां ड्राइवर को दिखाकर बोलती है। ड्राइवर मायरा की बात सुन ड्रामाई अंदाज में उसे सैल्यूट करते हुए कहता है, यस बॉस। समझ गया। ड्राइवर की हरकत पर मायरा जोर जोर से हंसने लगती है, पर हंसते हंसते वह अचानक चुप हो जाती है। उसे चुप देखकर ड्राइवर उसे देखने लगता है। क्या हुआ मायरा बेबी, आप चुप क्यों हो गई? क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? मायरा ड्राइवर की बात सुन गुस्सा दिखाते हुए पूछती है, डैडी कहाँ हैं? डैडी ने कहा था आज वो मुझे लेने आने वाले थे। कहाँ है डैडी? इतना बोल वह क्रोध से चीखती है और आगे कहती है, ओह
उन्होंने मुझे उल्लू बनाया। मेला से झूठ बोला। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। ड्राइवर मायरा का गुस्सा देखकर उसे शांत कराते हुए कहता है, मायरा बेबी, शांत हो जाए प्लीज। सर आपको लेने आने वाले थे, पर अचानक उन्हें पता चला कि ऑफिस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए वो नहीं आए और उन्होंने मुझे भेजा आपको लेने। पर मायरा ड्राइवर की बात सुन शांत नहीं होती, बल्कि गुस्से में उसे देखते हुए कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता डैडी कितने बिजी हैं। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मेला होनी चाहिए। आप फोन दो अपना। मैं अभी डैडी को फोन लगाऊंगी और कहूंगी वो यहाँ आए मुझे लेने। अभी, एकदम अभी। ड्राइवर मायरा की बात सुन चुपचाप फोन दे देता है और उसे समझाते हुए कहता है, मायरा बेबी, सर को सच में बहुत जरूरी काम था, आप समझिए ना। लेकिन मायरा उसकी बात नहीं सुनती और अड़कर कहती है, नो नो नो, मेला सबसे आगे होनी चाहिए। डैडी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था, और वादा तोड़ना गलत बात होती है। ये उन्होंने नहीं मुझे सिखाया था, तो आज वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। नो। मायरा ने जिद में आकर अपने डैडी केएसआर को फोन लगा देती है, पर अफसोस कॉल अनआंसर्ड रहा। मायरा ने दोबारा मिलाया, पर कॉल फिर नहीं उड़ा। ड्राइवर का ध्यान भी मायरा पर था। ड्राइवर ने परेशान होकर कहा, मायरा बेबी, मैं बोल रहा हूँ ना, सर व्यस्त हैं। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और अगले ही पल ड्राइवर के शब्द गले में ही फंस गए। उसकी नज़र सामने सड़क पर पड़ी। दूर से एक बहुत बड़ा ट्रक तेज रफ्तार से उनकी तरफ आता दिखा। ट्रक देखकर ड्राइवर की आंखें डर से फैल गईं। डर की एक जोरदार चीख उसके गले में दब गई। उसने आखिरी दम से चीख कर कहा, मायरा बेबी, नीचे झुको। उसने जान की बाजी लगाकर झटके से कार को घुमाया। टायरों के चीखने की भयंकर आवाज आए। कार की रफ्तार अनियंत्रित हो जाती है और जोरदार धमाके के साथ कार एक बड़े से पेड़ से टकराए। ठीक उसी क्षण केएसआर का कॉल भी पिक हो जाता है, जो अभी भी मायरा के हाथ में था। कार पलट जाती है। ड्राइवर ने आखिरी दम तक मायरा को अपनी गोद में ले लिया और उसे छुपा लिया। लोहे के टूटने और कांच के बिखरने की भयंकर आवाजों के साथ कार 3 से 4 बार घूमते हुए एक जगह जाकर रुकती है। कार के अंदर बैठे ड्राइवर और मायरा की हालत बहुत खराब थी। दोनों का शरीर खून में लथपथ था। ड्राइवर की सांसें टूट रही थी, पर मायरा गंभीर रूप से घायल होते हुए अभी भी हल्के होश में थी। वह जोर शोर से रो रही थी, डैडी डैडी, मम्मा, दादी। पर फोन टूट चुका था। कुछ पल में ड्राइवर की आंखें स्थिर हो गईं। उसने आखिरी सांस ली। मायरा अभी भी ड्राइवर की मृतदेह के नीचे थी। उसकी आंखें थोड़ी खुली हुई थीं। वहीं दूर से 2 परछाइयां ये पूरा नज़ारा देख रहे थे। वे धीरे धीरे उनके चलते हुए मायरा की कार के पास आते हैं। उनमें से एक आदमी, जो कोई और नहीं मनीष था, उसके साथ एक 13-14 साल का लड़का था। दोनों के चेहरे पर विजय की एक बड़ी और भयानक मुस्कान थी। वह लड़का घुटनों के बल झुककर कार के अंदर झांकने लगा, क्योंकि कार उल्टी पड़ी थी। मायरा, जिसकी जान अभी बाकी थी, जो कुछ कुछ होश में थी, उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ती है और वह दर्द में धीरे से कहती है, भैया भैया, हेल्प डैडी। जब उस लड़के ने मायरा को होश में देखा, तो वह बुरी तरह डर गया और झटके से पीछे गिर जाता है। उसे गिरता देखकर मनीष जल्दी से उसे उठाता है और दबी आवाज में पूछता है, क्या कह रहे हो? वह लड़का हड़बड़ाते हुए, वो मायरा ने मुझे देख लिया है। मनीष का चेहरा ये सुनकर गुस्से और डर से सफ़ेद पड़ जाता है। वह गुस्से से फुसफुसाता है, क्या वो अभी तक जिंदा है? लड़का, हाँ, वो जिंदा है। मनीष जल्दी से नीचे झुकता है और देखता है सच में मायरा जिंदा है। सांसें ले रही है और उसकी आंखें भी खुली हैं। मायरा की नज़र मनीष पर पड़ती है, तो वह अपना हाथ हल्का सा उठाते हुए दर्द में कहती है, चाचू, हेल्प डैडी। मनीष मायरा के मुंह से चाचू सुनते ही घबरा जाता है। उसने एक भी पल की देर नहीं की। क्रोध में मायरा का सर पकड़ा और जोर से कार के फ्रेम पर दे मारा। इससे मायरा की एक जोरदार दर्द भरी चीख निकल जाती है, आह। उसी चीख के साथ सो रही मायरा बिस्तर से उछलकर उठ बैठ जाती और जोर जोर से हाँफने लगती है। उसका पूरा शरीर पसीने में भीगा था। उसकी सांसें बहुत तेज थीं, आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। जब अभियान मायरा की चीख सुनता है, तो वह भी हड़बड़ाते हुए उठता है और मायरा की हालत देखकर बुरी तरह डर जाता है। वह जल्दी से मायरा को गले लगा लेता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। मायरा बेबी, रिलैक्स। क्या हुआ जान? क्या कोई बुरा सपना देखा? मायरा कुछ बोल नहीं रही थी, उसकी सांसें अभी भी तेज थीं।
अभियान जल्दी से अपने कपड़े पहना और कमरे में पानी ढूंढा, पर पानी नहीं मिला। वह भागते हुए नीचे से पानी लाया और मायरा को पिलाया, उसे शांत करने लगता है। 5 से 10 मिनट में मायरा शांत होती है। उसकी आंखों में आंसू अभी भी थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये सब उसके साथ ही हुआ हो। उसकी धड़कन बहुत तेज थी। उसका सर अभियान के सीने पर था। अभियान उसके बालों को सहला रहे थे। कुछ देर बाद अभियान प्यार से कहता है, क्या हुआ जान? कोई बुरा सपना देखा क्या? मायरा धीमे से कहती है, हम। अभियान उसको कसकर गले लगाते हुए कहता है, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मुझे बताओ, तुमने सपने में क्या देखा? मायरा बिना सर उठाए ही थोड़ी देर का पॉज लेकर सब कुछ अभियान को बताती है और आगे कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगा जैसे ये कोई सपना हो। आई फील लाइक वो मैं ही थी और वो सब मेरे साथ हुआ। सब कुछ इतना रियल, इतना जेन्युइन था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे लग रहा था जैसे ये मेरी कोई भूली या दबी हुई याद अचानक मुझे याद आ गई हो। अभियान मायरा की बात सुनकर कुछ नहीं कहता है। वह बस उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरता रहता है। कुछ पल बाद अभियान कुछ सोचते हुए कहता है, जान, वो छोटा लड़का कौन था? क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? मायरा की आंखें अभियान का सवाल सुनकर गहरी हो जाती हैं। वह उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि उससे ही उल्टा सवाल करती है, अभी माइकल कौन है और तुम उसे जानते हो? इस सिचुएशन में माइकल का जिक्र सुनकर अभियान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसे मायरा का सवाल समझ नहीं आता है और वह कहता है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? और उसका इस बात से क्या लेना देना? मायरा उसकी बात सुन गहरी आवाज में कहती है, लेना देना है। तुम बस मुझे बताओ उसके बारे में। पावर की सनक। अभियान अभी भी मायरा के सवाल के बारे में सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माइकल और उस लड़के का क्या लेना देना है, जबकि माइकल एक विदेशी है और शायद ही कभी भारत आया हो, और वो लड़का जो मनीष के साथ मिला है वो तो भारत का है, यहाँ तक कि राठौर परिवार में से ही कोई है। फिर दोनों में क्या बात कॉमन हो सकती है? वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसे मायरा की आवाज़ आती है। मायरा उसे देखते हुए, अभी कहाँ खो गए हो? क्या तुम मुझे कुछ बताओगे? कौन है माइकल और कब से जानते हो तुम उसे? अभियान मायरा की आवाज़ सुन अपने ख्यालों से बाहर आता है। एक गहरी सांस बाहर छोड़कर वह मायरा की तरफ देखता है, जो जवाब के इंतजार में उन्हें ही देख रही थी। उसने कहना शुरू किया, देखो मायू, मुझे नहीं समझ आ रहा आखिर इन दो इंसानों का आपस में क्या लेना देना है। और रही बात माइकल की, तो जब हमने अपना बिजनेस शुरू किया था तब तक तो सब सही था, पर जैसे जैसे कुछ सालों में हमारा बिजनेस ग्रो करने लगा और हम जीरो से उस ऊंचाई तक पहुंच गए, तो माइकल हमारा राइवल बन गया। मैंने कभी उसे तुम तक नहीं पहुंचने दिया। पहले तो उसे हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जब हम कुछ नहीं थे, पर जब हम उसकी बर्बादी की ओर आ गए तब उसे हमसे प्रॉब्लम होने लगी। उसकी डील और प्रोजेक्ट उसके हाथों से जाने लगे थे, ये बात उसे खलने लगी। और उसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब हुई जब उसे पता चला कि बिजनेस क्वीन मायरा अपना पैर अंडरवर्ल्ड में रख रही थी। तभी उसकी परेशानी बढ़ गई। उसने हम पर अटैक करना शुरू कर दिया। तुम्हें याद है, हम एक बार आइलैंड पर थे, तभी हमारी एक कंपनी में आग लग गई थी। वो माइकल ने करवाया था। अभियान ने शांत मगर गहरी आवाज में बताया, माइकल कब मेरा इतना बड़ा राइवल बन गया मुझे भी नहीं पता चला, पर मैं उसके बारे में इतना तो समझ गया कि वो एक सनकी इंसान है। उसका गोल बस सबसे ऊपर उठना है, और इसकी कीमत चाहे कुछ भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे होते हुए वो ऊपर नहीं उठ पा रहा, वो बहुत खुदगर्ज है, इसलिए बार बार मुझ पर, कभी तुम पर अटैक करवाता था। पर धीरे धीरे शायद उसे समझ आने लगा कि वो हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसने कुछ बड़ा करने की सोची। माइकल को कभी किसी ने नहीं देखा। अभियान की आंखों में गहन चिंता थी। मेरे लोगों ने बताया कि वो ताकत के पीछे इतना सनकी है कि वो सबसे ताकतवर बनने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके लिए इस दुनिया में कोई उसका सगा नहीं। वो अभी महज 27-28 साल का आदमी है, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड, दांव पेंच पावर, सियासत इन सब में वो बहुत पहले से है, मेरे और तुम्हारे से भी पहले से, शायद बचपन से। मैं हैरान था ये जानकर, लेकिन मुझे पता चला कि उसे बचपन से ही एक अलग तरह की ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें उसे सिर्फ खौफनाक का दरिंदा बनना सिखाया गया। खून बहाना, उसके अंदर हमदर्दी, इंसानियत, परिवार, प्यार जैसा कुछ नहीं है। उसने बस एक ही सबक सीखा है, ताकत और दुनिया पर राज करना। बस यही वो जानता है। अभियान ने अपनी सांसें रोककर अंतिम बात कही, इतना ही नहीं, उसने बहुत से साइंस एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता,
पर मैं ये जानता हूँ कि वो लोगों को पकड़कर उनके दिमाग पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। आई डोंट नो सो मच अबाउट दिस। अभियान ने अपनी बात जारी रखी, और फिर कोरिया में हुआ वो अटैक जो केएसआर पर हुआ था, जब तुमने उनकी जान बचाई थी, उस अटैक में कहीं ना कहीं उसका हाथ भी था। सारी बात कहने के बाद अभियान चुप हो जाता है और मायरा की तरफ देखता है, जो अब बिस्तर पर आधी लेटी और आधी बैठी थी, उसकी हर बात को ध्यान से सुन रही थी। कुछ गणनाएं उसके दिमाग में चल रही थी। मायरा अभियान को देखकर कहती है, तुमने कहा उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी, वो भी बचपन से। तो तुम्हें पता है वो ट्रेनिंग उसे किसने दी होगी और कहाँ? अभियान कुछ सोचते हुए कहता है, देखो, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, पर जितना मैंने उस इंसान के बारे में जाना है, ज्यादातर वो रूस में रहता है और उसका कुछ तो कनेक्शन रूस के डॉन के साथ है। बट आई डोंट नो क्या और कैसे। बट समथिंग इज फिशी, क्योंकि जब भी उसके बिजनेस को कोई नुकसान हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई, तो पीछे रूस का डॉन था उसके सपोर्ट में। तो जहां तक मुझे लगता है, उसे ये ट्रेनिंग भी वहीं से मिली। रूस के डॉन अपने लोगों को सेलेक्ट करके ऐसी ही ट्रेनिंग देते हैं जो आपको पूरी तरह हैवान बना दे, बिना किसी इमोशंस, प्यार, इंसानियत के। मायरा की आंखों में अचानक एक खतरनाक चमक आ जाती है और वह धीमे से कहती है, रूस का डॉन, जिसकी पावर अब बस रूस तक ही रह गई है। अभियान, हाँ, और शायद इसलिए वो ये सब कर रहा है। अब तुम मुझे बताओ कि उस लड़के और माइकल का आपस में क्या लेना देना है? अभियान का सवाल सुनकर मायरा एक खतरनाक मुस्कान करती है और अभियान की तरफ देखकर कहती है, सो मिस्टर अभियान सहाय, द रिजल्ट इज दिस की माइकल और राठौर परिवार का वो दूसरा इंसान, वो छोटा लड़का, दोनों एक ही हैं, है ना कहानी में ट्विस्ट? इतना बोलकर मायरा जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी में जीत का पागलपन था, और उसके बारे में कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं। अभियान की आंखें मायरा की बात सुनकर गहरी हो जाती हैं। वह हैरान था। वह मायरा को देखकर गहरी आवाज में कहता है, पर कैसे? और कौन है वो? अभियान का सवाल सुन मायरा की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। वह अभियान के गले में हाथ डालकर उसके चेहरे के करीब आकर धीरे से कहती है, नो बेबी, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें सब जानने की? सब्र रखो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। फिर वह एक मासूम सा चेहरा बनाती है और अपनी टिमटिमाती आंखों से अभियान को देखते हुए कहती है, जब तक क्या तुम हमारे लिए एक कॉफी बना दोगे? प्लीज। अभियान उसकी बात सुन उसके गाल खींचते हुए कहता है, ठीक है, बनाता हूँ मेरी ड्रामा क्वीन। रुको बस 2 मिनट। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि वो कौन है? मायरा बेबी, मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, बहुत जल्दी मैं पता लगा लूंगा आखिर वो है कौन। इतना बोल अभियान मुस्कुराते हुए बिस्तर से उठ जाता है। मायरा उसे एक आई विंक कहती है, देखते हैं बेबी। अभियान फिर रूम से निकलकर नीचे चला जाता है। उसके जाते ही मायरा वॉशरूम चली जाती है। 5 मिनट बाद मायरा वॉशरूम से बाहर आती है। उसने शर्ट के ऊपर एक काला बाथरोब पहना था। वह अपना फोन उठाते हुए बालकनी में चली जाती है। वह बालकनी में खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देखने लगती है। बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवा को महसूस करके मायरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है, और धीरे धीरे मायरा की मुस्कान बड़ी होने लगती है। मायरा एक बड़ी सी मुस्कान के साथ ऊपर देखते हुए एक लंबी अंगड़ाई लेती है। उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि उसके मन में कुछ तो खतरनाक चल रहा था। पर क्या ये बस वही जानती थी? मायरा अपना फोन ओपन करती है और किसी को फोन लगाकर कुछ बात करने लगती है। बात करते करते मायरा की नज़र दूर रोड पर एक काली कार पर जाती है। कार को देखकर मायरा हैरान नहीं होती, बल्कि खिलखिलाकर एक डरावनी हंसी हंसने लगती है। उस कार में बैठा कोई और नहीं, विक्रम था। वह अपनी जलती हुई नज़रों से बस मायरा को देख रहा था। वह पिछली रात से यहीं इसी जगह खड़ा है और अंदर ही अंदर जल रहा है। मायरा को देखते ही विक्रम की आंखें और ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं और वह जोर से अपनी कार की स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लेता है। वह अपनी पागलपन से भरी आंखों से मायरा को देखने लगता है। विक्रम एक ऐसा आदमी था जो बर्बादी की कगार पर खड़ा था, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। मायरा की हंसी ने विक्रम के जहन में आग लगा दी थी। तभी विक्रम ने जोर से अपना हाथ कार की स्टीयरिंग व्हील पर दे मारा। उसकी आंखों में खून उतर आया, क्योंकि दूर मायरा की बालकनी में अब मायरा अकेली नहीं थी, उसके साथ अभियान भी था। अभियान की पीठ विक्रम की तरफ थी। उसने अभी भी बस एक पैंट पहना हुआ था। वह अपने हाथ में कॉफी का कप पकड़े हुए मायरा को फूंक मारकर कॉफी पिला रहा था। तभी मायरा अभियान के करीब जाकर उसकी गर्दन में हाथ डाल देती है और उसके होंठों पर किस करने लगती है। दोनों के बीच कुछ बातें हो रही थी और दोनों हंस रहे थे।
दूर से विक्रम ये सब देख रहा था। अभियान की पीठ पर और मायरा की गर्दन पर बिताए रात के निशान विक्रम की बर्दाश्त के बाहर हो रहे थे। जब वो और सह नहीं पाया तो तेज रफ्तार से अपनी कार को वहां से निकालकर ले गया, मानो वह नहीं, उसका क्रोध गाड़ी चला रहा हो। मायरा उसे जाते देखकर मुस्कुराती है और अभियान के साथ वापस रूम के अंदर आ जाती है। इधर राठौर मेंशन में सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और मायरा के बारे में बात कर रहे थे। सबको पता चलता कि मायरा कल से घर नहीं आई है, जिससे माही जी काफी गुस्से में थी। आखिर केएसआर ने मायरा को फंसा जो दिया था। वहीं एक चेयर पर कोने में गीची बैठी थी। जैसा कि सबको बताया गया था कि उन्हें चिकन पॉक्स है, इसलिए किसी ने उनसे ज्यादा कुछ सवाल नहीं किए, लेकिन उनकी गर्दन पर अभी भी किसी के हाथ के निशान थे। उनके चेहरे पर भी काफी निशान थे और आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल थे, जिसे उन्होंने बखूबी छुपाया था ताकि किसी को दिखे नहीं। कुछ देर में सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है और सब अपने ऑफिस के लिए निकलने वाले होते हैं। तभी सबको मेंशन के बाहर बुगाती रुकने की तेज आवाज आती है, तो सब जहां थे वहीं रुक जाते हैं। सबको मायरा से मिलकर कम से कम उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना था। कुछ पल में मायरा मस्त चिल होकर जैकेट में हाथ डाले घर के अंदर जाती है। अंदर आते ही वह देखती है कि माही जी सामने ही खड़ी हैं। वह एक मुस्कान के साथ उनके पास जाकर उन्हें गले लगाने को होती है कि तभी उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं और बाकी सब भी अपनी जगह जम जाते हैं। सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सबके कानों में थप्पड़ की जोरदार आवाज गूंजती है जो माही जी ने मायरा को मारा था। मायरा की सारी मुस्कान गायब हो जाती है और वह अपने गाल पर हाथ रख लेती है। वह अपनी मासूम सी निगाहों से माही जी को देखती है कि जिन्होंने सुबह सुबह उसका स्वागत कर दिया था थप्पड़ से, वो भी बिना किसी बात के। वह अपने गाल पर हाथ धरे धीरे से कहती है, डैडी। मायरा का चाइल्डिश बिहेवियर। राठौर मेंशन के उस बड़े हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। घर का हर सदस्य, चाहे वो नौकर हो या कोई और, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि माही जी, जो मायरा पर अपनी जान छिड़कती हैं, वो उसे ऐसे थप्पड़ जड़ देंगी। मायरा सन खड़ी थी। उसने अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था जहां उसकी मां की उंगलियों के लाल निशान उभरने लगे थे। वह गहरी मासूमियत और सदमे के साथ अपनी मां को देख रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल कौंध रहा था कि आखिर उसकी ये भोली भाली मोम हमेशा उसे ही बलि का बकरा क्यों बनाती है। मायरा ने धीरे से अपनी नजरें घुमाई और हॉल में खड़े लोगों को देखा। सब पत्थर बने खड़े थे, पर तभी उसकी नजर अपने डैडी केएसआर पर जाकर ठहर गई। केएसआर एक खंभे के पास आराम से खड़े थे। उनकी आंखों में एक खतरनाक डेविल चमक थी और होठों पर एक तिरछी मुस्कान। वे बड़े मजे से अपनी बेटी की हालत का आनंद ले रहे थे। मायरा ने अपनी आंखें सिकुड़ी। वह जानती थी कि उसने पिछले 24 घंटों में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मोम इस कदर भड़क जाएं। साफ था कि आग डैडी ने ही लगाई थी। मायरा ने तुरंत अपनी रणनीति बदली। उसने अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत बटोरी, अपनी आंखों में हल्का सा पानी लाया और रुआंसी आवाज में माही जी से पूछा, मॉम, मैंने क्या किया है? आप बिना कुछ बताए मुझे मार क्यों रही हैं? कम से कम मेरी गलती तो बताइए। उसकी आवाज इतनी मासूम थी कि कोई भी पिघल जाए, पर माही जी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। माही जी, फोन। मायरा थोड़े कंफ्यूजन में क्या? माही जी गुस्से में मायरा को देखते हुए, मायरा, मैंने पूछा तुम्हारा फोन कहाँ है? लेस दैन। मायरा अपनी माँ का ऐसा रौद्र रूप देखकर चुप हो जाती। वह समझ जाती है कि आज उसकी खैर नहीं। उसने बिना कोई बहस किए चुपचाप अपनी पॉकेट से फोन निकाला और माही जी की तरफ बढ़ा दिया। मायरा धीमी आवाज में, ये लीजिए फोन। पर आपको मेरा फोन क्यों चाहिए? आपके पास अपना भी तो। उसकी आवाज बीच में ही धीमे हो जाती है क्योंकि माही जी की नजरें उसे कच्चा चबा जाने वाली थीं। मायरा ने अपना मुंह बंद रखना ही बेहतर समझा। माही जी, खोलो इसे। मायरा ने उनकी बात सुन अपने हाथों से अपना फिंगरप्रिंट लगाया और फोन अनलॉक कर दिया। माही जी ने झटके से फोन छीना और स्क्रीन पर नजर डाली। स्क्रीन पर जो तस्वीर थी उसे देख उनकी आंखें सिकुड़ गई। स्क्रीन पर मायरा और अभियान की एक बेहद निजी तस्वीर थी। तस्वीर में अभियान शर्टलेस था और मायरा 2 पीस में, और दोनों एक दूसरे को एक डीप किस कर रहे थे। तस्वीर देखते ही माही जी मायरा को घूर के देखती तो मायरा अपनी नजरें झुका इधर उधर देखने लगती है, मानो वो कुछ जानती ही न हो। माही जी ने अपनी नजरें तस्वीर से हटाईं और तुरंत कॉल हिस्ट्री ओपन की। उन्होंने फोन की स्क्रीन को घुमाया और सीधे मायरा के चेहरे के सामने कर दिया। माही जी बहुत गुस्से में, ये क्या है?
जवाब दो मुझे। मायरा बिना स्क्रीन पर ध्यान दिए कहती है, क्या क्या, लेकिन उसके मुंह से बस इतना ही निकलता है। इतना बोलते ही वो सकपका कर चुप हो जाती है। घबराहट में उसने अपना हाथ पीछे किया और गर्दन के पास से अपने बालों को सहलाने लगती है। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि माही जी की 50 से ज्यादा मिस कॉल थी और घर के बाकी सदस्यों की भी अनगिनत कॉल स्क्रीन पर तैर रही थी। मायरा को समझते देर न लगती कि उसकी मां के इस भयानक गुस्से की वजह क्या है। उसने शांत मासूम नजरों से माही जी की तरफ देखा तो माही जी दोबारा उसे देख गुस्से से कहती है, ये सब क्या है मायरा? मैंने तुम्हें इतने कॉल्स किए, इतने मैसेज भेजे, पर तुमने एक भी कॉल उठाना जरूरी नहीं समझा। आखिर ऐसा क्या कर रही थी तुम? उनकी आवाज में गुस्से के साथ साथ एक मां की तड़प भी थी। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र होती है? क्या तुम एक बार फोन उठाकर बस इतना नहीं बोल सकती थी कि मॉम, मैं बिजी हूँ? क्या तुमने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि कोई इमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी अनहोनी हो सकती थी? मायरा, ये कैसा बर्ताव है तुम्हारा? जवाब दो मुझे। माही जी की बातें सुनकर मायरा ने अपना सिर झुका लिया। ये सच था कि उसका ध्यान वाकई कल अपने फोन पर नहीं गया था। सुबह जब उसने वे कॉल्स देखे थे तब उसने सोचा था कि घर जाकर बात कर लेगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। उसने अपनी नज़रें नीची रखते हुए धीमी और मासूम आवाज में कहा, सॉरी मॉम। मैं थोड़ी बिजी थी इसलिए ध्यान नहीं गया। मैं वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा नहीं होगा, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन माही जी तो आज पूरे अपने माँ वाले अवतार में थी। वो मायरा की आंखों में आंखें डालकर तीखे स्वर में पूछ तो है, अच्छा बहुत बिजी थी तुम? कहाँ बिजी थी? किसके साथ थी? अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ? मायरा उनकी बात सुनकर बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। न जाने क्यों आज उसे वह एक टिपिकल बेटी वाली फीलिंग आ रही थी जिसे अपनी माँ की डांट सुननी पड़ती है। उसने एक पल के लिए केएसआर की तरफ देखा तो पाया कि डैडी भी उसे ही देख रहे थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर एक बहुत छोटी सी न दिखने वाली शरारती मुस्कान थी। मायरा ने केएसआर को एक बेबसी भरी नज़र से देखा और फिर अपनी मॉम की ओर मुड़ी, जो न जाने आज क्या सुनकर शांत होना चाहती थी। मायरा ने बिना देर किए आगे बढ़कर उन्हें जोर से गले लगा लिया और छोटे बच्चों की तरह उनके गाल पर एक प्यारा सा किस करते हुए बोलती है, सॉरी मॉम, हो गई गलती। अब तो आपने मार भी लिया है, अब तो अपना गुस्सा शांत करो प्लीज मॉम। घर के सभी लोग बहुत समय बाद मायरा का ये बचपना और चाइल्डिश बिहेवियर देख रहे थे। मेंशन का तनावपूर्ण माहौल अचानक बदल गया और सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जानकी जी भी मुस्कुराते हुए मायरा के पास आती है और माही जी और देख बोलती है, अब बस भी करो माही, देखो मेरी बच्ची कितने प्यार से तुम्हें मना रही है, अब मान भी जाओ। कुछ देर तक मायरा इसी तरह अपनी प्यारी प्यारी बातों से अपनी माँ को मना लेती है। जब माही जी का गुस्सा शांत हो जाता है तो वे मायरा के गाल पर ममता से हाथ रखकर पूछती हैं, कल जो कुछ भी टीवी पर आया वह क्या था मायरा? तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं कि तुम इतनी बड़ी सिंगर हो? मायरा ने माही जी का हाथ अपने हाथों में लिया और बहुत शांत आवाज में कहा, मॉम, हाँ ये सच है कि मैं सिंगर हूँ। मैंने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे पब्लिसिटी या अटेंशन नहीं चाहिए थी। कल मैंने यह बात सिर्फ इसलिए अनाउंस की ताकि लोगों को पता चल जाए कि जो हमें टारगेट कर रहे हैं उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और रही बात आपको बताने की, तो मॉम, क्या आपने कभी मुझसे बात की थी जो मैं अपने बारे में कुछ बताती? मायरा की यह बात सुनकर माही जी चुप हो जाती है। उनकी आंखों में उदासी छा जाती है। उन्हें याद आता है कि हाँ, पहले उन्होंने ही मायरा से बात करना बंद किया था। मायरा उनका उदास चेहरा देख समझ जाती है कि वे क्या सोच रही हैं, इसलिए वो तुरंत उन्हें गले लगा लेती है और प्यार से कहती है, मॉम प्लीज उदास मत होइए, आपके चेहरे पर उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पुरानी बातें पुरानी थी, उन्हें भूल जाए। अब मैं आपसे सब कुछ शेयर करूंगी, ठीक है? माही जी मुस्कुराने लगी और प्यार से मायरा के सिर पर किस करके बोली, आई एम प्राउड ऑफ यू मेरी एंजल। तभी जानकी जी आगे आती रही और मायरा को जोर से गले लगाकर उसकी नज़र उतारने लगती है। मायरा ने ऐसा करते हुए देख पूछती है, दादी आप ये क्या कर रही हैं? जानकी जी उसकी बात सुन नज़र उतारते हुए बोलती है, मैं तुम्हारी नज़र उतार रही हूँ। कल तुम इतने लोगों के बीच थी, हजारों लोगों ने मेरी बच्ची को देखा, कहीं किसी की बुरी नज़र न लग जाए तुम्हें। और वैसे भी अभी जो कुछ भी बाहर हो रहा है, मैं नहीं चाहती मेरी मायरा पर कोई भी आन जाए। मायरा अपनी दादी की बात सुन सुन के गालों को खींचते हुए कहती है, ओह माय ब्यूटीफुल लेडी, आई लव यू। मेंशन के बाकी लोग भी मायरा से मिलने आते हैं।
दीपिका ने तो आकर उसे कसकर गले लगा लिया और खुशी से चहकते हुए बोली, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। सच में, क्या तुम मुझे एक ऑटोग्राफ दोगी? मायरा ने एक छोटी सी स्माइल के साथ वैसा ही किया। सबसे मिलने के बाद मायरा अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन अपनी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ही मायरा की नज़र गीता जी पर जाती है। न जाने क्यों, उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वह गौर से गीता जी की हालत देख रही थी। उनके गले और चेहरे के निशान मायरा से छिपे नहीं थे। मायरा ने मन ही मन सोचा, ओह, तो आखिरकार आपको अपने प्यारे पति का प्यार मिल ही गया। बहुत भरोसा करती थी न अपने पति पर। आपने बार बार मेरी मॉम को नीचा दिखाया और मुझसे ऊपर सानिया को रखा, तो इसकी सज़ा तो आपको मिलेगी ही। गीता जी वहीं खड़ी थी कि तभी उनकी नज़र मायरा पर पड़ती है। मायरा ने उन्हें देखते ही एक बेहद खतरनाक मुस्कान पास की और एक आंख मारते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मायरा की उस मुस्कान को देख गीता जी की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उन्हें मनीष से भी उतना डर नहीं लगा था जितना डर न जाने क्यों उन्हें मायरा की इस एक मुस्कान से लगा। उन्हें एहसास हो गया कि मायरा सब जानती है। मायरा कॉन्फ्रेंट के एसआर मुंबई की सतह पर खड़ी एक 90 मंजिल की शानदार और गगनचुंबी इमारत, जिसके बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है, MA एंटरप्राइजेस आई। वह बिल्डिंग इतनी ऊंची है कि उसके टेरेस से पूरी मुंबई सिटी एक खिलौने जैसी दिखती है। जमीन पर चल रहे लोग तो शायद वहां से दिखते भी नहीं। उसी चमकदार कांच की बनी बिल्डिंग के सामने कुछ कार्स आकर रुकती है। वह कार अकेली नहीं थी, उसके आगे पीछे 10-10 कारों का काफिला चलता है। बीच वाली कार के रुकते ही बाकी कारों में बैठे बॉडीगार्ड्स तेजी से बाहर निकलते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। उनके हाथों में बड़ी बड़ी गन्स होती हैं। तभी एक गार्ड बीच वाली कार का गेट ओपन करता है। उसमें से अभियान अपने ब्लैक 3-पीस सूट की बटन बंद करते हुए बाहर आता है। अभियान कार से बाहर निकलकर एक बार चारों तरफ देखता है और फिर अपने सामने खड़ी उस विशाल बिल्डिंग को। उसके चेहरे पर एक स्mirk आ जाती है, लेकिन कोई उसके हाव भाव देख नहीं पाता क्योंकि उसका चेहरा हमेशा की तरह मास्क था। तो यह है अभियान का साम्राज्य, उसका ऑफिस। अभियान अपने भारी कदमों से ऑफिस के अंदर एंटर करता है। उसके दोनों असिस्टेंट साई की तरह उसके पीछे होते हैं। अभियान के अंदर कदम रखते ही ऑफिस के सारे एम्प्लॉय अपनी जगह से उठकर अपना सिर झुका लेते हैं। अभियान के आने से वहां के माहौल में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। माहौल इतना भारी हो जाता है कि वहां खड़े लोगों को डर के मारे पसीने आने लगते हैं। अभियान का ऑरा इतना डार्क और पावरफुल था कि सब बस अपनी सांसें रोककर वहां खड़े रहते हैं। लेकिन अभियान बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ जाता है। असिस्टेंट जल्दी से टॉप फ्लोर का बटन दबाता है और अभियान लिफ्ट के अंदर चला जाता है। वह अपने हाथ अपनी जेब में डाले बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है और उसके असिस्टेंट अपना सिर झुकाए उसके पीछे खड़े होते हैं। इधर राठौर मेंशन में मायरा अपने डैडी के एसआर के उस पर्सनल स्टडी रूम में होती है, जहां घर के किसी भी सदस्य को आना अलाउड नहीं है। वह अपने डैडी की भारी भरकम कुर्सी पर बैठी होती है, उसका सिर पीछे की ओर कुर्सी से टिका होता है। मायरा के सामने टेबल पर कुछ पुरानी धुंधली तस्वीरें और एक पुराना वीडियो कैमरा रखा होता है। वहीं पास में एक पुराना संदूक बॉक्स रखा है जिस पर लिखा होता है मायरा सिंह राठौर। उसके ठीक बगल में एक साइकियाट्रिस्ट की फाइल भी खुली होती है। मायरा के चेहरे पर इस वक्त जो गंभीरता है वह किसी को भी डरा सकती है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। वह बार बार अपने हाथ में पकड़े उस पुराने वीडियो कैमरे को चलाती है। कैमरे से निकलने वाली आवाज़ें साफ नहीं हैं। वह आधी अधूरी और कटी फटी आवाज़ों को बार बार सुनने की कोशिश करती है। जैसे जैसे वह उन आवाज़ों को सुनती है, उसके दिमाग में बचपन के वो धुंधले दृश्य फिर से ताज़ा होने लगते हैं। वह फाइल के पन्ने पलटती है जिसमें उसकी मानसिक स्थिति और उस हादसे का जिक्र होता है। मायरा उन सभी चीज़ों को देख ही रही थी, तभी उस स्टडी रूम का गेट ओपन होता है। केएसआर किसी से फ़ोन पर बात करते हुए अंदर आते हैं। वह किसी से बहुत सीरियस होकर बात कर रहे थे, इसलिए वह मायरा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और विंडो के पास खड़े होकर बातें करने लगते हैं। उनका बस एक बार मायरा को देख लिया था, लेकिन उनका ध्यान बिल्कुल भी मायरा के हाथ में मौजूद चीज़ों पर नहीं जाता है। करीब 10 मिनट बात करने के बाद केएसआर कॉल कट करते हैं और मायरा की तरफ पलटकर कहते हैं, क्या हुआ मायरा, तुमने मुझे बुलाया? वो भी इतनी सीरियस होकर। सब ठीक तो है, लेकिन वह इतना ही बोलते हुए चुप हो जाते हैं क्योंकि उनकी नज़र मायरा के हाथ में पकड़े उस सामान पर पड़ती है। इन सब चीज़ों को मायरा के हाथ में देखकर उनकी आंखें गहरी हो जाती हैं। वह मायरा की तरफ देखते हैं जो अभी भी उन सब चीज़ों को ही देख रही थी।
केएसआर तेजी से आगे जाते हैं और वह सब चीज मायरा के हाथ से ले लेते हैं और कहते हैं, ये सब तुम्हें कहाँ से मिला और तुम इसके साथ क्या कर रही हो। मायरा केएसआर की बात सुनकर उन्हें अपनी नज़र उठाकर देखती है। उसकी आंखें लाल थीं, जिन्हें देखकर केएसआर अपनी जगह रुक जाते हैं। वह थोड़ा परेशान हो जाते हैं। मायरा उन्हें देखकर सीरियस होकर कहती है, ये सब क्या है डैड। वह उन छोटी मायरा की तस्वीरों और बाकी चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए कहती है। केएसआर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, ये मायरा के बचपन की चीज़ें हैं, तुम इन पर ध्यान मत दो। वह ये बात अभी मायरा से छुपा रहे थे कि वो ही असली मायरा है। न जाने क्यों उन्हें डर था कि कहीं मायरा को कोई प्रॉब्लम न हो। वैसे भी उसे अभी इस बारे में कुछ याद नहीं था। मायरा केएसआर की बात सुनती है और उस छोटी मायरा की तस्वीर को देखती है। उसकी गहरी खोई हुई आवाज़ बाहर आती है, मायरा, डैड, क्या ये मायरा है। केएसआर मायरा के हाथ में जो फोटो होती है उसे देखते हैं और धीरे से अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। तभी मायरा उस तस्वीर पर अपना हाथ फेरती है और एक अजीब सी बेचैनी के साथ कहती है, डैड, ये मायरा बिल्कुल वैसी क्यों दिखती है जैसे मैंने अपनी आप को अपने बचपन के सपनों में इमेजिन किया था। मुझे अक्सर सपने आते थे कि मैं अपने मॉम डैड के साथ हंस रही हूँ, खेल रही हैं। मुझे मॉम डैड का चेहरा तो नहीं दिखता था, लेकिन उस छोटी लड़की का चेहरा दिखता था और वो बिल्कुल ऐसी थी। इतना बोलकर मायरा केएसआर को देखती है। केएसआर मायरा की बात सुन बिल्कुल शांत हो जाते हैं। उनकी आंखें अब बहुत गहरी हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह मायरा से क्या कहें। वह बस अपनी बेटी के बदलते चेहरे को देख रहे थे। मायरा देखती है कि डैडी कुछ नहीं बोल रहे थे, तो वह सीधा उनकी आंखों में देखती है और कहती है, आप कुछ बोलेंगे नहीं डैड। मायरा कुछ पल रुकती है, एक गहरी सांस लेती है और फिर वह बम फोड़ती है। मायरा, मुझे सब याद आ गया है डैड, सब कुछ, बचपन से अब तक का हर पल, जो मैंने आपके मॉम दादी सबके साथ गुजारा, वो सब मुझे याद आ गया है। वही केएसआर जैसे ही मायरा की बात सुनते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन साथ ही उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक भी आ जाती है। वह मायरा को देखते हैं और अपनी भारी आवाज में कहते हैं, क्या याद आ गया है तुम्हें। मायरा अपने डैड को शॉक में देखकर अचानक उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वह जानती थी कि उसने अपने डैडी को हिला दिया है। मायरा मुस्कुराते हुए और धीरे धीरे बोलती है, वही याद आ गया है मुझे कि मैं ही हूँ, दी रियल मायरा सिंह राठौर। इन तस्वीरों में जो है वो मैं ही हूँ। मैं माया नहीं, मैं हमेशा से मायरा ही थी। अब मैं माया क्यों बनी, कैसे बनी, ये तो मैं अभी नहीं जानती, लेकिन मैं ज़रूर जान गई हूँ कि मैं किसी और की जगह पर नहीं हूँ। मैं अपनी खुद की जगह पर हूँ। ये जगह, ये घर, ये फैमिली, मॉम डैड, ये सब मेरा है। मायरा एक पल के लिए रुकती है, केएसआर की आंखों में सीधी देखती है और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ पूछती है, क्यों। सही कहा ना डैड। केएसआर के चेहरे पर अब जितनी भी हैरानी थी वह अब गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब एक अजीब सी गंभीरता छाई होती है। साथ ही उनकी आंखों में एक खुशी की चमक भी आ जाती है, शायद इस बात की कि उनकी बेटी, उनकी असली मायरा, सब जानती है कि वो कौन है। वह सीधे मायरा को देखते हैं और अपनी गहरी आवाज में कहते हैं, तुम्हें ये सब कैसे पता चला। कल तक तो तुम्हें रत्ती भर भी याद नहीं था, फिर अचानक ये यादें कैसे लौट आई। मायरा केएसआर की बात सुनकर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा लेती है। यह उसकी अधिकार जताने की मुद्रा होती है और एक स्मर के साथ कहती है, ओह डैड, ये तो आज नहीं तो कल मुझे पता लगाना ही था। आपको क्या लगा अगर आप मुझे नहीं बताते तो मुझे कभी पता नहीं चलता। वह आगे ताना मारते हुए कहती है, खैर, मैं आपसे यह नहीं पूछेगी कि आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया, क्योंकि सो कॉल्ड रीज़न हमेशा आपके पास रहते हैं जिसके बारे में आप मुझे कभी बताना नहीं चाहते। मायरा के इस तल्ख और ताने भरे अंदाज से केएसआर की आंखें छोटी हो जाती हैं। वह अपनी सख्त आवाज में कहते हैं, मायरा आंसर। मायरा अपने दोनों हाथ टेबल पर रखती है और उस पर अपना चेहरा रखकर कहती है, ओह, तो आपको गुस्सा आया, रियली। अभी तक आपने मुझे यह नहीं बताया कि आप क्यों उस मनीष को झेल रहे हैं। इतना बोलकर मायरा रुकती है और एक सांस लेती है, लेकिन केएसआर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते हैं, नहीं उसे घूरना बंद करते हैं। तो मायरा उन्हें बताना शुरू करती है, सुबह मुझे एक सपना आया था, एक सपना जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे स्कूल लेकर जाएंगे, लेकिन आप नहीं आए क्योंकि कुछ काम आ गया और सब कुछ प्लान था। और जब हमारी कार रास्ते में थी तो हमारा एक्सीडेंट हुआ।
इतना बोलकर मायरा रुकती है। मायरा को सुबह उस सपने के बाद ही सब याद आ गया था, लेकिन उस समय उसे सोचने के लिए समय चाहिए था, इसलिए उसने अभियान से कुछ नहीं कहा था। मायरा की बात सुनकर केएसआर की आंखों में भयानक बेचैनी दिखाई देती है। उनकी मुट्ठियां कस जाती हैं। केएसआर डगमगाती आवाज में खुद को संभालते हुए कहते हैं, क्या तुम जानती हो वो एक्सीडेंट किसने करवाया? क्या तुमने उसे देखा? वह ये बोलते हुए इतना ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि उनकी मुट्ठियां कांपने लगती हैं। वही मायरा उन्हें देखती है और कहती है, ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ डैड कि यह काम किसने किया है, क्योंकि जिसने एक्सीडेंट करवाया, क्योंकि जिसमें भी ये एक्साइटमेंट कराया, यह उससे बहुत जल्दी थी ये जानने की मैं मारी या नहीं। जब वो मुझे देखने के लिए नीचे तो मैंने उसे देखा, वो कोई और नहीं आपका प्यार भाई मनीष था, और उसके साथ आपका प्यारा। मायरा इतना बोलकर रुक जाती है और एक गहरी जहरीली मुस्कान के साथ केएसआर को देखती है। केएसआर उसकी आधी बात सुन गुस्से में मुट्ठियां कसते हुए लगभग चीखते हुए कहते हैं, वो लड़का कौन था? मायरा। केएसआर का सवाल सुनते ही मायरा उनसे कुछ ऐसा कहती है जिससे उनकी आंखों में खून उतर आता है। उनकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो जाती हैं। MA एंटरप्राइज के कॉर्पोरेट ऑफिस में माहौल बेहद गर्म होता है। आज उनके बॉस अभियान का पहला दिन था और एक ही दिन में सबकी पीठ सीधी हो गई थी। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन एम्प्लॉय अभी भी अपने काम में डूबे हुए थे। अभियान एक महत्वपूर्ण मीटिंग में होता है। कुछ देर में अभियान की मीटिंग खत्म होती है और वह मीटिंग रूम से निकलकर अपने कैबिन में आ जाता है। तभी उसका कैबिन नॉक होता है। अभियान अपनी सख्त बर्फ सी आवाज में कहता है, कम इन। अभियान की अनुमति से उसका असिस्टेंट गौरव अंदर आता है। उसका चेहरा पीला पड़ा होता है, वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। अभियान उसे इतना घबराया हुआ देखता है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह उसे देखकर अपनी बेहद ठंडी और सख्त आवाज में कहता है, What happened? तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? असिस्टेंट अभियान की बात सुनकर हकलाते हुए कहता है, सर। वो मिस शोना सहाय, आपकी सिस्टर, कॉलेज गई थी, लेकिन उसके बाद से ही वो गायब हैं। सर, हमारे लोग अपनी फैमिली के पीछे रहते हैं हर वक्त, लेकिन पता नहीं सर। कैसे? मैम कहाँ चली गई? बोलकर असिस्टेंट चुप हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी, क्योंकि उसी की ड्यूटी थी कि वो सहाय मेंशन के लोगों पर नजर रखे, उनकी सेफ्टी करे। लेकिन पता नहीं कैसे गार्ड से गलती हो गई और शोना गायब हो गई। सहाय मेंशन में मातम और अपनों की गद्दारी। अभियान जैसे ही सुनता है कि उसकी बहन गायब है, उसकी मुट्ठी कस जाती है। अचानक कैबिन का तापमान गिर जाता है। उसे मायरा की बात याद आती है जिसने उसे वॉन्ट भी किया था, लेकिन शायद उसने ही अपने दुश्मनों को ज्यादा ढीली डोर दे दी थी। वह गुस्से में अपनी असिस्टेंट को देखता है और दहाड़ते हुए चिल्लाता है, अभियान कैसे हुआ ये? और तुम्हारे गार्ड कहाँ थे जब ये सब हुआ? जवाब दो। अभियान के चिल्लाने से असिस्टेंट गौरव बुरी तरह डर जाता है और हकलाते हुए कहता है, सर। मैम कॉलेज गई थी और गार्ड उनके पास ही थे, लेकिन पता नहीं कैसे वो कॉलेज से अचानक गायब हो गई। और हमारे गार्ड्स ने सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन मैम कहीं नहीं मिली। अभियान उसकी बात सुनकर गुस्से में एक लंबी सांस छोड़ता है। वह जानता था कि यह समय गुस्से का नहीं, बल्कि दिमाग से सोचने का है। कुछ पल रुककर वह असिस्टेंट को देखता है और कहता है, शोना का नंबर ट्रैक करो। असिस्टेंट सिर झुकाकर, सर, नंबर ट्रैक किया था, लेकिन फोन बंद है। अभियान शांत होते हुए कुछ सोचकर, ठीक है, एक काम करो, मनोज सहाय की लोकेशन निकालो और कॉल डिटेल्स भी। जाओ, जल्दी है। असिस्टेंट सिर झुकाते हुए तेजी से कैबिन से भाग जाता। असिस्टेंट के जाने के बाद अभियान जल्दी से कैबिन से निकल अपनी लिफ्ट में जाता है और जल्दी से बटन प्रेस करता है। कुछ ही देर में वह पार्किंग में होता है। वह अपनी कार के पास आता है, गेट खोलता है और उसमें बैठता ही है कि उसके फोन पर एक कॉल आता है। वह देखता है कि कॉल मायरा का है, जिसे वह चाहते हुए भी इग्नोर नहीं कर सकता था। वह कॉल पिक करता है और अपने कान से लगाता है। सामने से मायरा की बेहद शांत आवाज आती है, मायरा, रिलैक्स बेबी, रिलैक्स। शोना ठीक है, बी काम, उसे कुछ नहीं हुआ है। टेक अ डीप ब्रेथ आई। अभियान मायरा की आवाज सुनकर अचानक शांत पड़ जाता है। उसके शरीर में जो बिजली जैसी हलचल थी वह थम जाती है। वह अपना सिर कार की सीट से टिका लेता है और आंखें बंद कर लेता है। मायरा का बेबी कहना और फिर इतना सहज होना उसे हिला देता है।
मायरा दूसरी तरफ से अपनी आवाज में कोई भाव न लाते हुए, मैंने लोकेशन भेज दी है, वहां पहुंचो, लेकिन आराम से। मैं भी निकल रही हूं बाहर जाने के लिए। ओके। अब ध्यान धीमे, भारी आवाज में ओके। वह कॉल कट करता है और कार स्टार्ट करके वहां से तेज स्पीड में निकल जाता है। इधर मायरा अपनी कार ड्राइव कर रही थी। वह अभियान से बात करते समय जितनी शांत थी, कॉल कट होते ही उसका गुस्सा उससे दोगुना ज्यादा भड़क उठता है। कॉल खत्म करते ही उसकी आंखें तेजी से लाल हो जाती हैं। उसका चेहरा तनाव और क्रोध से खींच जाता है। उसके दिल में जो लावे जैसा गुस्सा उबल रहा था, वह उसकी रगों में दौड़ने लगता है। वह अपनी बुगाटी को तेजी से ड्राइव कर रही थी। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी उंगलियों के पो सफेद पड़ गए थे। वह हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती है, जैसे उसे जल्द से जल्द उस जगह पहुंचकर अपना हिसाब बराबर करना हो। दूसरी तरफ शहर के शोर शराबे से कोसों दूर एक सुनसान वीराने में एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री थी। वहां चारों तरफ कबाड़ और धूल के ढेर पड़े होते हैं। उसी फैक्ट्री के अंदर शोना एक टूटी हुई कुर्सी से बंधी होती है। उसका सिर बेजान होकर कुर्सी से टिका होता है। वह शायद अभी भी बेहोश है। उसके कोमल हाथ और पैर रस्सियों से बहुत टाइट बंधे होते हैं और मुंह पर एक कपड़ा बंधा होता है। शोना के आसपास 15 से 20 गुंडे फैले होते हैं। कोई ताश खेल रहा होता है तो कोई शराब पीकर अपनी हैवानियत को हवा दे रहा होता है। तभी उनमें से एक गुंडा शोना को ऊपर से नीचे तक गंदी नजरों से घूरते हुए अपनी दाढ़ी खुजलाता है और कहता है, वैसे भाव, ये माल बड़ा कड़क है, बिल्कुल कच्ची कली है। इसका बदन तो मक्खन है मक्खन, एक बार हाथ लगाओ तो फिसलता ही जाए। उनका बॉस उस आदमी की बात सुनकर एक घिनौनी हंसी हंसता है। वह शोना के बेबस शरीर को देखते हुए अपनी बियर की बोतल होंठों से लगाता है और कहता है, हाँ, बात तो तू सही कह रहा है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन ये और भी ज्यादा खूबसूरत तब लगेगी जब ये मेरे नीचे होगी। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगता है और उसके साथ उसके बाकी साथी भी तालियां पीटकर हंसने लगते हैं। उनमें से एक शैतान कहता है, गुंडा दो, भाव, फिर देर किस बात की है, हो जाओ शुरू, फिर हमारा भी नंबर आए। मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा है। बॉस मुस्कुराते हुए, अरे सब्र तो मुझसे भी नहीं हो रहा है, लेकिन बॉस का ऑर्डर है, जब तक वो प्रॉपर्टी के पेपर साइन नहीं हो जाते तब तक हम इसे छू नहीं सकते। एक बार इसके दादा ने प्रॉपर्टी पेपर साइन कर दिए, उसके बाद इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उससे पहले इसे छूना मना है, बॉस ने साफ शब्दों में कहा है। उसकी बात सुनकर एक और आदमी अपने गंदे दांत दिखाते हुए हंसने लगता है और कहता है, कोई बात नहीं बॉस, बस कुछ देर और फिर ये हसीना हमारी ही होनी है। इस डील में तो अपना फायदा ही फायदा है, पैसा भी मिल रहा है और साथ में ये शिकार भी। वैसे बॉस, ये होश में होती तो और मजा आता, जब ये तड़पती बिना पानी की मछली की तरह। पूरी फैक्ट्री में फिर से एक घिनौनी हंसी गूंजने लगती है। वह तो शुक्र था कि मासूम शोना बेहोश थी, वरना इन दरिंदों की ये बातें सुनकर उस पर क्या बीतती। एक 18 साल की मासूम लड़की, जिसने कभी दुनिया की बुराई देखी तक नहीं, आज इन भेड़ियों के बीच फंसी होती है। सहाय मैंशन की दीवारों में आज सिर्फ सिसकियों और खौफ की गूंज थी। यानिका जी का रो रोकर बुरा हाल था, उनकी आंखें सूजकर लाल हो चुकी थीं। माही जी उनके पास बैठी उन्हें गले से लगाए संभाल रही थी। आखिर एक माँ के लिए इससे बड़ी मौत क्या होगी कि उसकी मासूम बच्ची दरिंदों के हाथ में हो। यानिका पहले ही अपना एक बच्चा खो चुकी थी और अब शोना का ये गायब होना उनके लिए जीते जी मर जाने जैसा था। अबीर की आंखों में भी आंसू थे, पर उनका शरीर गुस्से से कांप रहा था। उन्होंने सबसे पहले अपने जिगरी दोस्त के एसआर को फोन किया था। उन्हें दुनिया में अब किसी पर भरोसा था तो सिर्फ उन पर। अबीर पागलों की तरह कभी पुलिस को तो कभी अपने खुफिया सूत्रों को कॉल कर रहे थे। वहीं शोना का भाई राज भी भीतर से टूट चुका था। रामजी मायरा के दादा और शोना के दादा गंभीर चर्चा में डूबे थे, जबकि दादियां एक दूसरे का हाथ थामे ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तभी यानिका जी बिलखते हुए चीख पड़ी, पापा जी, आप वो प्रॉपर्टी के कागजात उन लोगों को दे दीजिए ना। हमें प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी शोना चाहिए। प्लीज उनकी शर्त मान लीजिए। अगर मेरी बच्ची को खरोंच भी आए तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। यानिका की बात सुन दादाजी सोच में पड़ गए। तभी मनोज सहाय, अबीर का भाई, अपनी भारी और बनावटी दुखी आवाज में बोला, हाँ डैड, जैसा वो लोग कह रहे हैं वैसा ही कर दीजिए, वरना वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। शोना की जान दांव पर है। मनोज की बातों में सांत्वना कम और एक छिपी हुई धमकी ज्यादा थी।
उसकी आंखों की चालाकी केएसआर की पारखी नजरों से बच नहीं पाई। केएसआर की आंखें गहरी और संदेहात्मक हो गईं। लेकिन अबीर से अब रहा नहीं गया। अपने ही भाई के मुंह से हार मान लेने वाली बात सुनकर उनका खून खौल उठा। उन्होंने झपट्टा मारकर मनोज का कॉलर पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। अबीर गुस्से में आंखों में खून उतारकर अपनी बकवास बंद कर मनोज, मैं चुप हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बकेगा। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, समझे तुम? एक खरोंच भी आई तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगा। अबीर गुस्से में थर थर कांप रहे थे। माहौल बिगड़ता देख विक्रम और केएसआर तुरंत आगे आए। केएसआर ने बड़ी मुश्किल से अबीर को अलग किया और उन्हें किनारे ले जाकर उनके कान में कुछ कहा। केएसआर की बात सुनते ही अबीर के सब्र का बांध टूट गया और वह उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। केएसआर ने उनकी पीठ थपथपाते हुए एक फौलादी और शांत आवाज में वादा किया, केएसआर, शांत हो जाओ अबीर, सब ठीक हो जाएगा। शोना को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, मेरी ताकत उस तक पहुँच चुकी है। केएसआर का इशारा मायरा की तरफ था, जो उस वक्त मौत बनकर फैक्ट्री की ओर बढ़ रही थी। बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे चीरते हुए 3 गाड़ियां आंधी की रफ्तार से आईं और एक दूसरे के आमने सामने आकर चीखते हुए टायरों के साथ रुक गईं। एक तरफ से मायरा और कशिश उतरी, दूसरी तरफ से अभियान, और तीसरी गाड़ी से गौतम अपने असिस्टेंट शिवम के साथ बाहर निकला। तीनों की आंखों में आज एक ही मकसद था, लेकिन मायरा का गुस्सा किसी ज्वालामुखी के फटने जैसा था। अभियान के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ अपनी बहन को खोने का भयानक डर भी साफ दिख रहा था। मायरा ने बिना एक शब्द कहे कशिश की तरफ हाथ बढ़ाया। कशिश ने पलक झपकते ही अपनी पीठ के पीछे से एक लोडेड गन निकालकर मायरा की हथेली पर रख दी। मायरा ने पेशेवर तरीके से गन को सेट किया और उसकी ठंडी धातु को महसूस करते हुए गौतम की तरफ देखा। मायरा बर्फीली आवाज में, भाई, आप पीछे से जाए। कशिश, तुम उस तरफ से जाओ। अभी, लेट्स गो। मायरा और अभियान मुख्य द्वार से अंदर घुसे, जबकि गौतम और कशिश ने दोनों तरफ से घेराबंदी कर ली। जैसे ही मायरा और अभियान अंदर पहुंचे, वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अभियान का जबड़ा भिंच गया और मायरा की आंखों में मानो साक्षात यमराज उतर आए हों। अंदर एक दरिंदा बेहोश शोना के करीब बैठा था। शोना ने स्लीवलेस टॉप और रिप्ड जीन्स पहनी थी, और वह गंदा आदमी उसकी कोमल खाल को अपनी गंदी उंगलियों से छू रहा था। ये देखते ही अभियान के दिमाग की नस फट गई। उसने आव देखा न ताव, मायरा के हाथ से झपटकर बंदूक ली और उस गुंडे के सिर के बीचों बीच निशाना साधकर ट्रिगर दबा दिया। ठान्य, गोली सीधा उसके भेजा चीरते हुए पार निकल गई और वह दरिंदा वहीं ढेर हो गया। गोली की आवाज सुनते ही पूरी फैक्ट्री में खलबली मच गई। बाकी गुंडे हथियार उठाने ही वाले थे कि कशिश और गौतम ने भी अंदर प्रवेश किया। अब वहां युद्ध नहीं, बल्कि नरसंहार शुरू हो गया था। कशिश की गन से निकली हर गोली सीधे गुंडों के माथे को चूम रही थी। वहीं गौतम एक पागल शिकारी की तरह उन पर टूट पड़ा। उसका हर एक मुक्का हड्डियों के टूटने की आवाज कर रहा था और हर लात से दरिंदों के मुंह और नाक से खून के फव्वारे छूट रहे थे। इंतजार का खौफनाक अंत फैक्ट्री के अंदर अब चीखें नहीं, बल्कि हड्डियों के टूटने की भयानक आवाजें गूंज रही थी। अभियान ने उन गुंडों के बॉस को दबोच लिया था। उसके दिमाग पर खून सवार था। वह बिना रुके उस दरिंदे के चेहरे पर एक के बाद एक पावरफुल पंच बरसा रहा था। तभी एक गुंडा लोहे का भारी पाइप लेकर अभियान के सिर पर वार करने ही वाला था कि मायरा की एक सटीक और बिजली जैसी तेज किक उसकी गर्दन पर पड़ी। उसकी गर्दन की हड्डी चटक गई और वह वहीं ढेर हो गया। इधर गौतम भी एक जंगली शिकारी की तरह दरिंदों को काट रहा था। तभी पीछे से एक आदमी ने उसके सिर पर लकड़ी के डंडे से जोरदार वार किया। गौतम दर्द से अपना सिर पकड़कर झुका ही था कि उसके असिस्टेंट शिवम ने उस आदमी के पेट में ऐसा मुक्का जड़ा कि उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट गया। कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जमीन पर दरिंदों की लाशें बिछी हुई थीं। शायद ही किसी की 1-2 सांसें चल रही होंगी, जो कुछ पलों में थमने वाली थी। मायरा ने फुर्ती से शोना के पास पहुंचकर उसके हाथ पैर और मुंह की पट्टियां खोल दी। उसने अपने फोन से केएसआर को एक छोटा मगर शक्तिशाली मैसेज भेजा, सेफ आई। अभियान भारी कदमों से शोना की तरफ बढ़ता है। अपनी 18 साल की मासूम बहन को इस हालत में देख उसका पत्थर जैसा दिल पिघल गया। उसने झुककर शोना को सीने से लगा लिया और उसे कसकर हक कर लिया। अभियान की आंखों में आंसू थे। उसकी वो छोटी सी बहन जिसे उसने सालों पहले देखा था जब वो 1 साल की थी, आज कितनी बड़ी हो गई थी। अभियान ने अत्यंत ममता के साथ शोना के माथे पर एक हल्की सी किस की। ये नज़ारा देख गौतम की मुट्ठियां भिंच गईं।
उसके भीतर जलन और गुस्से की लहर दौड़ गई। वह आक्रामक होकर आगे बढ़ने ही वाला था कि मायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मायरा गौतम की आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में, रुकिए भाई, वो उसका सगा भाई है। बहुत सालों बाद अपनी बहन से मिला है, उसे ये पलजी लेने दीजिए, मिलने दीजिए उसे अपनी बहन से। शोना अभी भी गहरी बेहोशी में थी। दरिंदों ने क्लोरोफॉर्म की मात्रा शायद ज्यादा दे दी थी, जिसका बोझ उस 18 साल की नाजुक बच्ची का शरीर झेल नहीं पा रहा था। वह अभियान की बाहों में बेजान पड़ी थी। गौतम मायरा की बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वो अपनी नजरें अभियान पर टिका देता है, जो अभी भी शोना को सीने से लगाए बैठा था। अचानक गौतम के दिमाग की बत्तियां जली और उसने हैरानी भरी नजरों से मायरा की ओर देखा। गौतम, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? मायरा ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपना सिर हाँक में हिला दिया। गौतम हैरानी के चरम पर, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? शोना का भाई, यानी ये यानिका आंटी और अबीर अंकल का वो बड़ा बेटा है जो सालों पहले खो गया था। ये वही है। मायरा ने गौतम के हाथ पर लगी चोट को देखा, जहां से थोड़ा खून बह रहा था। उसने बिना देर किए अपना रुमाल निकाला और उसके जख्म पर पट्टी बांधते हुए शांत स्वर में कहा, मायरा, हाँ भाई, ये अभियान सहाय ही है। यानिका आंटी और अबीर अंकल का बेटा और शोना का बड़ा भाई। गौतम अपने बंधे हुए हाथ को देखता रहा, फिर मायरा की आंखों में झांकते हुए पूछा, लेकिन ये तुम्हारे साथ कैसे? मतलब तुम इससे कैसे मिली? तुमने इसे कैसे पहचाना? और क्या घर में इस बारे में किसी को पता है? मायरा, नहीं भाई, अभी किसी को कुछ नहीं पता, पर बहुत जल्द पता चल जाएगा। बस आप किसी को कुछ मत बताइएगा। और मैं इससे कैसे मिली, ये एक बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। मायरा रुकी और फिर अपनी आंखें सिकोड़कर गौतम को गहराई से देखा। मायरा, वैसे आपको कैसे पता चला कि शोना किडनैप हुई है और वो यही है? गौतम थोड़ा गंभीर हो गया और अपनी नजरें चुराते हुए हकलाने लगा, वो दरअसल। मायरा तीखी नजरों से बोलिए, आपको कैसे पता चला? गौतम, वो आज मेरे साथ शॉपिंग पर जाने वाली थी। जब वो कॉलेज से बाहर नहीं आई तो मुझे टेंशन होने लगी। कुछ समय पहले मैंने उसे एक वॉच गिफ्ट की थी, जिसमें मैंने एक ट्रैकर लगाया था। वो बहुत मासूम है, इसलिए मुझे हमेशा उसकी चिंता रहती है। बस उसी ट्रैकर से मुझे यहाँ की लोकेशन मिली। इतना बोलकर गौतम चुप हो गया। मायरा ने एक छेड़ने वाली मुस्कान दी और कहा, ओह, तो आपका डेट का प्लान था? गौतम बात पलटते हुए, नहीं, वो डेट नहीं थी, बस शॉपिंग थी। उसका मन था तो। खैर, अब हमें चलना चाहिए। शोना की फैमिली उसका इंतजार कर रही है। मुड़ी मायरा ने अपना सिर हिलाया और अभियान की तरफ। मायरा, अभी लेट्स गो, घर चलते हैं, सब बहुत परेशान होंगे। अभियान ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया और शोना को अपनी शक्तिशाली बाहों में उठा लिया। वे सब उस खूनी फैक्ट्री को पीछे छोड़ते हुए अपनी गाड़ियों की ओर बढ़ चले। ठीक 1 घंटे बाद सहाय मेंशन के मुख्य द्वार पर 2 गाड़ियां चीखते हुए टायरों के साथ आकर रुकीं। सन्नाटे को चीरती हुई इन गाड़ियों की आवाज ने घर के अंदर बैठे लोगों की धड़कनें तेज कर दी। पिछली कार से गौतम बिजली की फुर्ती से बाहर निकला और उसने अगली कार का गेट खोला। ड्राइविंग सीट से मायरा बाहर निकली, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके साथ ही अभियान भी कार से बाहर आया। उसका वजूद इस समय किसी जलते हुए आग जैसा था। गौतम जैसे ही पिछली सीट पर लेटी शोना को उठाने के लिए आगे बढ़ा, अभियान की आंखों से जैसे आग की लपटें निकलीं। अभियान का ऑरा इतना डार्क और डरावना हो चुका था कि आसपास की हवा भी भारी महसूस होने लगी थी। अभियान ने अपनी ठंडी और कातिलाना नजरों से गौतम को घूरा। उसकी नजरों का खौफ ऐसा था कि गौतम जहां था वहीं पत्थर का बुत बन गया। तभी मायरा ने धीरे से गौतम का हाथ पकड़कर अपनी पलकें झपका दी, एक मूक संकेत की। उसे पीछे हट जाना चाहिए। गौतम समझ गया और चुपचाप पीछे हट गया। अभियान झुका और उसने शोना को कार से बाहर निकाला। उसने अपनी बहन को इतने प्रोटेक्टिव अंदाज में अपनी बाहों में भरा, जैसे उसे पूरी दुनिया की नजरों से छुपा लेना चाहता हो। मायरा अभियान की ओर देखती है। उसका चेहरा अब एक मास्क से ढका था, लेकिन उसकी आंखों की लाली साफ बता रही थी कि अंदर का ज्वालामुखी फटने को तैयार है। मायरा एक ठंडी सांस छोड़ती है और अभियान के पीछे पीछे चल देती है। अभियान का एक एक कदम भारी था। बरसों बाद वह उस चौखट पर कदम रख रहा था जहां उसका बचपन बीता था। वह हर एक चीज को गौर से देख रहा था। उसकी आंखों की गहराई में यादों और नफरत का मिला जुला समंदर हिलोरे ले रहा था। अंदर का माहौल मातम जैसा था। सबके चेहरे मुरझाए हुए थे, सबकी नजरें सिर्फ उस किडनैपर के फोन का इंतजार कर रही थी।
दादाजी के हाथों में उस प्रॉपर्टी के पेपर्स थे जिन पर वे कांपते हाथों से साइन कर चुके थे। इधर मनोज सहाय कोने में खड़ा अपने फोन पर पागलों की तरह मैसेज टाइप कर रहा था। उसकी आंखों में लालच और डर का एक गंदा मिश्रण था। वह बार बार मैसेज भेज रहा था, जल्दी करो, पेपर साइन हो चुके हैं, अगला इंस्ट्रक्शन दो। मनोज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि जिन लोगों को वह मैसेज कर रहा है वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। उसे अपने माथे पर ठंडा पसीना महसूस हो रहा था जिसे वह बार बार साफ कर रहा था। जिन लोगों से उसने कर्ज लिया था वे उसे जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। उसके लिए ये पेपर सिर्फ कागज नहीं, उसकी जिंदगी की भीख थे। वह बेताबी से कागजात को अपनी नजरों से पी रहा था, पर अभी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी साजिश कामयाब होने ही वाली है, पर उसे क्या पता था कि उसका काल अभियान शोना को गोद में लिए ठीक उसके पीछे खड़ा है। केसार एक तरफ बिल्कुल शांत खड़े थे, लेकिन उनकी गहरी नजरें लगातार मनोज और उन साइन किए हुए प्रॉपर्टी पेपर्स पर जमी थीं। उन्होंने पेपर साइन होने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि उन्हें बस मायरा का इंतजार था। वह जानते थे कि एक बार शोना वापस आ जाए फिर ये पेपर किसी के हाथ नहीं आने वाले। वह तो बस उस पल की ताक में थे जब मनोज के सामने ही इन कागजों को बर्बाद किया जाएगा, जिसे देख मनोज बिना पानी की मछली की तरह तड़पेगा। शोना की दादी अपने पति को देख घबराते हुए कहने लगी, ये लोग फोन क्यों नहीं कर रहे? कितना समय हो गया है? उन्होंने तो बोला था कि 10 मिनट में फोन करेंगे और अब 2 घंटे से ऊपर होने जा रहा है। मेरा जी घबरा रहा है, कहीं शोना को कुछ हो तो नहीं गया। यानिका जी अचानक उनकी बात सुन डर गई और लड़खड़ाते हुए बोली, मम्मी जी, आप ये कैसी बात कह रही हैं? मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। शब्द उनका साथ नहीं दे रहे थे और आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। लेकिन तभी उनके कानों में अपने बेटे राज की आवाज गई, मॉम, शोना आ गई। वो देखिए। राज की आवाज रोने की वजह से भारी हो चुकी थी। राज की बात सुनते ही सबकी नजरें अपने आप गेट की तरफ चली गईं। वहां का नजारा देख सबके होश उड़ गए। सामने से एक कद काठी वाला शख्स जो महंगा बिजनेस सूट पहने था और चेहरे पर मास्क लगाए था, शोना को अपनी गोद में लिए अंदर आ रहा था। उसके एक तरफ मायरा चल रही थी और दूसरी तरफ गौतम। इन तीनों को देख हॉल में मौजूद हर शख्स अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तीनों के कपड़े धूल और मिट्टी से गंदे थे। गौतम के सिर पर चोट का निशान था और हाथ से हल्का खून बह रहा था। यानिका जी, अबीर और राज तीनों भागते हुए अभियान के पास पहुंचे। अबीर जी की घबराहट साफ दिख रही थी। वह कांपती आवाज में पूछने लगे, ये क्या हुआ? मेरी बच्ची, ये ऐसी क्यों है? इसे होश क्यों नहीं है? लेस दैन मायरा है अरबों की मालकिन। वे सब बुरी तरह पैनिक कर रहे थे। अबीर का हाथ शोना के चेहरे को छूने के लिए बढ़ा, लेकिन अभियान के शरीर से निकलती उस ठंडी और डरावनी ऊर्जा ने उन्हें एक पल के लिए ठिठकने पर मजबूर कर दिया। सबको इतना परेशान होता देख मायरा आगे बढ़ती है और सबको शांत करते हुए बोलती है, रिलैक्स करिए, शांत हो जाए। शोना को कुछ नहीं हुआ है, वह पूरी तरह ठीक है। बस क्लोरोफॉर्म की डोज थोड़ी ज्यादा दे दी गई थी, इसीलिए वह बेहोश है। कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। तसल्ली के लिए आप डॉक्टर को भी बुला सकते हैं। मायरा की सांत्वना भरी बातों से सबकी जान में जान आती है। अभियान ने बड़ी कोमलता से शोना को सोफे पर लेटा देता है। तभी अचानक न जाने यानिका जी को क्या होता है, ममता के आवेग में उन्होंने शोना को बचाने वाले अभियान को कसकर गले लगा लिया। उनका रुदन इतना हृदयविदारक था कि वहां खड़े हर शख्स की आंखें नम हो गईं। अभियान एक पल के लिए ठिठका, फिर उसने अपनी ममता में मां को सहारा देते हुए उन्हें हग बैक कर लिया। यानिका जी रोते हुए कहते हैं, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कहीं मैं फिर से अपने बच्चे को न खो दूं। मेरी जान निकल गई थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी बेटी को बचाया है। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी, पर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रोते रोते यानिका जी के शब्द अटक रहे थे। अभियान उन्हें शांत करा रहा था। उसका चेहरा मास्क के पीछे सख्त था, पर उसकी आंखों में भावनाओं का समंदर उमड़ आया था। हल्की सी नमी उसकी पलकों पर चमक रही थी, जिसे मायरा ने फौरन देख लिया था। मायरा धीरे से अभियान के कंधे पर हाथ रखती है और उसे हल्का सा दबाती है। उसने आंखों ही आंखों में अभियान से पूछा कि क्या वह इस समय अपनी पहचान सबको बताना चाहता है। अभियान ने अपनी नजरों से ही मना कर दिया। उसका इशारा साफ था कि अभी कुछ हिसाब चुकता करने बाकी है और अधूरा काम छोड़कर वह अपनी पहचान जाहिर नहीं करेगा। इन दोनों के बीच की इस खामोश बातचीत को कोई नोटिस नहीं कर पाया,
सिवाय दो लोगों के। पहले विक्रम जी, जिसे उनकी बातों तो समझ नहीं आई लेकिन वो जलकर राख हो गया था। दूसरे थे केएसआर। केएसआर की नज़रों से कुछ नहीं छिप सकता था। उन्होंने अभियान की आंखों में वो नमी और यानिका जी के प्रति वो तड़प देख ली थी। उनके दिमाग में सवालों का बवंडर उठने लगा। आखिर यह पत्थर दिल इंसान, जो दुनिया के लिए काल है, इस परिवार के लिए इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? वह ऐसे बिजनेस किंग नहीं थे। उनकी नज़रें हर बारीक चीज को एक शिकारी की तरह पकड़ रही थी। इधर एक शख्स और था जिसके तोते उड़ चुके थे। वो था मनोज। उसका चेहरा डर के मारे लाल, पीला और काला पड़ रहा था। शोना को अपने सामने सही सलामत देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वह बुरी तरह घबरा गया था कि यह यहाँ कैसे आई, ये कैसे हो सकता है, अब वो बर्बाद हो जाएगा। ये सोच वो पागल हुए जा रहा था। अब उसके पास आखिरी रास्ता यही बचा था कि वह उन साइन किए हुए पेपर्स को चुरा ले, क्योंकि वे अब उसके लिए जीने मरने का सवाल थे। उसका गला सूख रहा था। वह देखता है कि सब रोने धोने में बिजी हैं, तो वह दबे हुए कदमों से कागजों की ओर बढ़ने लगा। उसकी टांगें डर के मारे थरथरा रही थीं। इधर जब मायरा देखती है कि माहौल काफी इमोशनल हो गया है, तो वह बीच में कूदते हुए यानिका जी से कहती है, अरे आंटी, ये क्या बात हुई? मतलब आप सिर्फ अभी को थैंक यू बोल रही हैं और हमें कुछ नहीं? अरे हम भी आपकी बेटी को बचाकर लाए हैं। मैंने और गौतम भाई ने उन गुंडों को बहुत धोया है। ये आप सही नहीं कर रही हैं। मायरा की बात सुनकर यानिका जी अभियान से अलग होती है और अपने आंसू पोंछते हुए हंसकर कहती है, ऐसा नहीं है बेटा, वो बस मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज मेरी शोना सही सलामत है। इतना बोलकर वह हाथ जोड़ने लगी। ये देख गौतम और मायरा दोनों आगे बढ़ते हैं। गौतम उनका हाथ पकड़कर कहता है, अरे आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? आप बड़ी हैं, ये सब मत कीजिए। हम फैमिली हैं, इसलिए थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ था। प्लीज़ ये सब मत कीजिए। ये मायरा तो कुछ भी बोलती है। मायरा गौतम की बात सुन मुंह बनाकर कहती है, अच्छा, मैं कुछ भी बोलती हूँ, सही है। इतना बोल वो अपने हाथ ऊपर उठा देती है। उसकी इस हरकत पर घर के बाकी लोग मुस्कुराने लगते हैं और तनाव थोड़ा कम होता है। तभी मायरा की नज़र केएसआर पर जाती है। केएसआर उसे देखकर एक डेविल स्माइल करते हैं और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हैं। मायरा उनका इशारा समझ जाती है और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वो साइड में देखती है। मनोज उन पेपर्स के पास पहुंच चुका था। वो जैसे ही उन पेपर्स को उठाने वाला था, मायरा बिजली की फुर्ती से वहां पहुंचती है और पेपर्स अपने हाथ में ले लेती है। मायरा कागजों को ऊपर नीचे देखते हुए बड़ी मासूमियत से, अरे ये क्या है? ये किस चीज़ के पेपर हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? पूरे हॉल की नज़रें अब मायरा और उन पेपर्स पर टिक गई थी। मनोज का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। मायरा की बात सुनकर शोना के दादाजी ने एक गहरी और थकी हुई सांस लेते हैं। उनकी आवाज़ में बेबसी थी। वो कहते हैं, बेटा, ये उसी ज़मीन के पेपर हैं जो उन किडनैपर्स ने मांगी थी। हमारी बच्ची की जान के बदले उन्होंने ये सौदा किया था। मायरा अपनी आंखों में एक शातिर चमक लाते हुए, ओह, तो आपने इस पर साइन कर दिए? वैसे दादाजी, अब तो ये ज़मीन मेरी और भाई और अभी की होनी चाहिए, क्योंकि आपकी पोती को तो हमने बचाया है। उन गुंडों ने तो सौदा पूरा ही नहीं किया। क्यों अभी? सही कहा ना मैंने? मायरा ने तिरछी नज़रों से अभियान की तरफ इशारा किया। अभियान ने उसकी शरारत समझ ली थी, पर उसने अपना सिर धीरे से ना में हिला दिया। वह जानता था कि मायरा सिर्फ आग लगा रही है। मायरा की ये बात सुनते ही हॉल में कुछ लोगों के चेहरे के हाव भाव बुरी तरह बदल गए। मनोज और उसकी फैमिली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके लिए ये जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी डूबती नया का आखिरी सहारा था। मनोज हड़बड़ाते हुए और लगभग चीखते हुए आगे आता है, क्यों? तुम्हें क्यों मिलेगी ये जमीन? ये हमारे घर की जायदाद है। तुम कौन होती हो इसे मांगने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पारिवारिक मामलों में पड़ने की? मनोज का गुस्सा और उसकी बेताबी साफ झलक रही थी। वह इतना डर गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपनों के सामने ही अपने लालच का प्रदर्शन कर रहा है। मायरा कागजों को हवा में लहराते हुए मनोज की आंखों में झांककर, अरे मिस्टर मनोज सहाय, आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? मैंने तो बस एक मशवरा दिया था। वैसे भी जो चीज़ आपकी है ही नहीं, उसके लिए इतनी फिक्र कैसी? मायरा के शब्दों में जो जहर था, उसने मनोज के कलेजे को चीर दिया। उसे लगा जैसे उसकी पूरी मेहनत, उसका पूरा प्लान एक पल में राख होने वाला है।
मनोज की बेताबी इतनी बढ़ गई थी कि हॉल में मौजूद हर शख्स उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। अपनी गलती का एहसास होते ही मनोज ने फौरन बात पलटने की कोशिश की। मनोज हकलाते हुए, मेरा मतलब था कि ये ज़मीन शोना के हिस्से की है। तो तुम एक काम करो, ये पेपर मुझे दे दो, मैं इन्हें अभी डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि कोई गलत फ़ायदा न उठा सके। उसने कागज़ छीनने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मायरा ने फुर्ती से एक कदम पीछे ले लिया। मायरा बर्फीली मुस्कान के साथ, रिलैक्स मिस्टर सहाय, रिलैक्स। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मेरे पास पैसे और प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है। आखिर मेरी दादी जानकी सिंह राठौर हैं। मायरा की बात सुनकर सबके चेहरों पर एक गर्व भरी मुस्कान आ जाती है, लेकिन मनोज का चेहरा डर से और सफ़ेद पड़ जाता है। जानकी राठौर की अथाह संपत्ति का कोई अंत नहीं था। सब जानते थे कि इस अरबों की जायदाद के रक्षक अभी केसार हैं और उत्तराधिकारी सिर्फ मायरा। यह एक गहरा राज था कि यह प्रॉपर्टी किसी और को क्यों नहीं मिल सकती थी। मायरा ने अपनी बात आगे बढ़ाई, रही बात इन पेपर्स को खत्म करने की, तो डोंट वरी, इसके लिए मैं हूं ना। मुझे ऐसी चीज़ों को बर्बाद करने में बहुत मज़ा आता है। इतना कहते ही मायरा ने मनोज की आंखों में झांकते हुए अपना लाइटर निकाला और उन कीमती पेपर्स के कोने में आग लगा दी। मनोज की आंखों के सामने उसकी साजिशें और उसकी लालच की लपटें जल रही थीं। कुछ ही देर में वो कागज राख का ढेर बन गए। मायरा गहरी और भारी आवाज में, ये पेपर काफी कीमती थे, इसलिए इन्हें अच्छे से नष्ट करना बहुत जरूरी था। क्यों, सही कहा ना मैंने, मिस्टर मनोज सहाय। मायरा के चेहरे पर एक खतरनाक डेविल स्माइल थी। उसे देख वहां मौजूद चारों चेहरों पर वैसी ही मुस्कान तैर गई। केएसआर, अभियान, गौतम और मायरा की दादी जो अब सारा खेल समझ चुकी थी, उन सबकी आंखों में एक कातिलाना चमक थी। रूह कंपा देने वाला टॉर्चर। राठौर कंपनी में माहौल काफी गंभीर था। मिस्टर मनीष एक बेहद जरूरी मीटिंग खत्म कर चुके थे। मीटिंग ओवर होते ही वह अपने कोट को एडजस्ट करते हुए अपने केबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनके पीछे पीछे उनका असिस्टेंट फाइलों के साथ उन्हें कुछ ब्रीफ कर रहा था, लेकिन मनीष का पूरा ध्यान अपने फ़ोन पर किसी को मैसेज करने में था। कुछ ही देर में उनका केबिन आ जाता है। मनीष असिस्टेंट को बाहर ही कुछ जरूरी निर्देश देकर अपने केबिन के अंदर चले जाते हैं। उनके अंदर कदम रखते ही दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो गया। मनीष फ़ोन देखते हुए अपनी टेबल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनकी नज़र सामने पड़ती है और वह ठिठक जाते हैं। उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल जाते हैं। उनकी कुर्सी उल्टी घूमी हुई थी और उस पर कोई बैठा हुआ कुर्सी को धीरे धीरे लेफ्ट राइट मूव कर रहा था। मनीष अपनी भारी और कड़क आवाज़ में, कौन हो तुम? और मेरे केबिन में क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बिना इजाज़त आने की? कुर्सी पर बैठे शख्स की पीठ मनीष की तरफ थी, इसलिए वह चेहरा नहीं देख पा रहे थे। मनीष की आवाज़ सुनकर कुर्सी पर बैठी उस शख्सियत के चेहरे पर एक तिरछी और शातिर मुस्कान आ गई। वह धीरे से कुर्सी घुमाकर मनीष के सामने आई। चेयर घूमने से उसका शख्स चेहरा मनीष के सामने आ जाता ही, जिससे चेहरा गुस्से से तमतमा उठता और वो अपनी मुठ्ठियां भींच लेता है। मनीष गुस्से में दहाड़ते हुए, तुम यहाँ क्या कर रही हो सानिया? और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? जी हाँ, सामने कोई और नहीं बल्कि सानिया थी, जिसके चेहरे पर एक बेहद शातिर मुस्कान खेल रही थी। मनीष की डांट सुनकर सानिया ने एक मासूम सा चेहरा बना लेती है और मजाक उड़ाते हुए बोलती है, सानिया, क्यों चाचू, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? आखिर मैं भी तो राठौर फैमिली का हिस्सा हूँ ना, तो मेरा भी हक है इस बिजनेस पर। और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं यहाँ नहीं आ सकती? ये तो बहुत गलत बात है चाचू। सानिया ने उस चाचू शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था, जो मनीष के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। उसकी आंखों में छिपी साजिश अब साफ दिखने लगी थी। मनीष के चेहरे पर सानिया की बात सुनकर एक मजाक भरी हंसी आ जाती है। वह ठहाका मारकर हंसते हुए बोलता है, हाँ, क्या कहा तुमने? तुम राठौर हो, तुम्हारा हक बनता है। शायद तुम भूल गई हो कि तुम राठौर नहीं हो, तुम कुश सिंह राठौर की असली बेटी नहीं हो, समझी? तुम्हारी और तुम्हारे उस भाई शान की वजह से मेरी सालों की मेहनत खराब हो गई है, इसलिए अपनी सलामती चाहती हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मनीष अपनी आंखों में नफरत भरकर सानिया को घूरने लगता है, लेकिन सानिया पर मनीष की इस धमकी का कोई असर नहीं होता। सानिया अचानक अपना चेहरा मासूम बना लेती है और अपनी आंखों में बनावटी आंसू लाकर बोलती है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं चाचू? क्या आपको मेरे लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा? मैंने हमेशा वो किया जो आपने कहा। आपने जब कहा कि मायरा को परेशान करो, मैंने किया। आपने कहा मॉम के क्लोज रहो, मैं रही। आपने कहा मायरा को मारने की कोशिश करो, मैंने वो भी किया।
उसकी आवाज़ अब थोड़ी सख्त होने लगी। आपने कहा सबके दिल में अपनी एक बहुत मासूम वाली इमेज बनाओ, मैंने बनाई। आपने कितनी बार मुझे और मेरे भाई को टॉर्चर किया जब कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं होती थी, फिर भी हमने किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने हर वो काम किया जो आपने कहा। अब अगर वो मायरा वापस आ गई और वो इतनी चालाक हो गई है, तो इसमें मैं क्या करूं? सानिया यहाँ रुकी और मनीष की आंखों में सीधी नजरें डालकर मुस्कुराए। और मेरी माँ, वो औरत, उसे पता नहीं कुश सिंह राठौर को छोड़कर कौन सा आदमी अच्छा लग गया जिसके लिए उसने धोखा दिया। कोई पूछे मेरी उस मरी हुई माँ से, क्या कोई कुश सिंह राठौर से ज्यादा अमीर है? क्या कोई उनसे ज्यादा पावरफुल है? नहीं, वो हर चीज में बेस्ट है। सानिया ने अपनी आवाज में एक जहरीली मिठास खोली और मनीष के और पास आकर बोली, पक्का मेरी माँ अंधी हो गई होगी, या फिर वो आदमी जिसके लिए उन्होंने डैड को धोखा दिया, वो कुछ ज्यादा ही शातिर होगा। बताएं आप, क्या कोई है कुश सिंह राठौर से बेहतर? सानिया की आंखों में मनीष के लिए साफ मजाक था। वह मनीष को यह याद दिला रही थी कि वह आदमी कोई और नहीं, बल्कि खुद मनीष ही था जिसके साथ उसकी माँ का अफेयर था। सानिया के चेहरे पर एक चालाकी भरी स्mirk थी। मनीष की आंखों में खून उतर आता है। सानिया की बात सुन वह अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंजने लगते हैं, कोई है क्या कुश सिंह राठौर से बेहतर? वह गुस्से में टेबल पर रखा लैपटॉप उठाकर नीचे पटक देता है, जिससे सानिया 2 कदम पीछे हट जाती है। मनीष अपनी लाल आंखों से सानिया को घूरते हुए दहाड़ता है। मनीष, चुप, बिल्कुल चुप। अगर एक शब्द भी अब तुमने कुश के लिए कहा, तो मैं यहीं के यहीं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा, समझी तुम? मनीष की आंखों में केएसआर कुश सिंह राठौर के लिए बेइंतहा नफरत थी। वह सानिया की तरफ एक खतरनाक हंसी हंसता है और फिर मजाक भरी मुस्कान के साथ कहता है, मनीष, क्या कहा तुमने? मैंने जो कहा तुमने हमेशा वो किया। हाँ हाँ हाँ, तुमने मायरा को मारने की कोशिश मेरे कहने पर की। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। सच तो ये है कि तुमने ये सब अपनी जलन और अपनी नफरत की वजह से किया। मायरा तुमसे ज्यादा सुंदर है, समझदार है, और तुम हमेशा उससे जलती रही हो। मनीष सानिया के और पास आता है। उसके चेहरे पर अब कोई हमदर्दी नहीं थी। मनीष, कुश मायरा से हमेशा से ज्यादा प्यार करता था, और यही बात तुमसे बर्दाश्त नहीं होती थी। इसलिए तुम हर हाल में मायरा को बर्बाद करना चाहती थी ताकि सबका ध्यान हमेशा तुम पर रहे। तुम मुझे यहाँ मतलबी और बुरा बोलने आए हो, पर तुम भी कोई बहुत अच्छी नहीं हो। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें, बचपन से देखा है मैंने। ये मासूम बनने का जो ढोंग है ना, वो मेरे सामने नहीं चलेगा। वह सानिया की आंखों में झांककर आखिरी वार करता है। मनीष, और एक बात, आज तक तुमने जो भी किया, उसके लिए मैंने तुम्हें बहुत पैसे दिए हैं। जितने तुम्हारे उस केएसआर ने तुम्हें नहीं दिए होंगे, उससे ज्यादा मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को दिए। ये जो रात रात भर क्लब में तुमने पैसा उड़ाया है, वो मैंने दिया है। तुमने जितना काम नहीं किया, उसकी 20 गुना ज्यादा कीमत मैंने तुम्हें चुकाई है, वो भी करोड़ों में। तो ये बेचारी मेरे सामने मत बनो। मेरा और तुम्हारा सब खत्म आज से। मैं तुम्हें अब एक पैसा नहीं दूंगा, इसलिए अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। गेट आउट। मनीष का गुस्सा देखकर केबिन की दीवारें जैसे हिलने लगी थीं। सानिया के चेहरे से वो मासूमियत गायब हो गई और उसकी जगह एक ठंडी नफरत ने ले ली। मनीष की बात खत्म होते ही केबिन में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा जाता है। लेकिन तभी सानिया जोर जोर से हंसने लगती है। हंसते हंसते वह मनीष के पास आ जाती है और कहती है, अच्छा, तो क्या आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर पैसे देकर? तो मैं आपको बता दूं, वो कोई एहसान नहीं था, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे वो ये राठौर कंपनी हो या राठौर मैंशन। मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं भी एक राठौर हूँ। सानिया की बात सुनकर मनीष की आंखें गहरी हो जाती हैं। वह हैरान होकर कहता है, क्या मतलब तुम राठौर हो? अगर तुम कुश की बेटी नहीं हो, तो तुम राठौर कैसे हुई? मनीष इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अब सानिया भी सच जान चुकी है। सानिया उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहती है, हाँ, मैं केएसआर की बेटी नहीं हूँ। वह रुकी और मनीष की आंखों में देखकर एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली, लेकिन मैं मनीष सिंह राठौर की बेटी हूँ। मेरे बायोलॉजिकल बाप मनीष, मतलब आप हैं, तो हुई ना मैं भी राठौर। सानिया की बात सुनकर मनीष का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन अचानक उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ जाती है और वह सानिया को देखकर बहुत ठंडी और डरावनी आवाज में पूछता है, किसने बताया तुम्हें? सानिया की आंखों में खौफ नहीं बल्कि वही कमीनापन था जो मनीष के खून में था। मनीष की ठंडी आवाज का उस पर कोई असर नहीं हुआ। सानिया मुस्कुराते हुए बड़े जल्दी मान गए।
मुझे लगा आप इनकार करेंगे। खैर, मुझे ये किसने बताया, ये आपका मैटर नहीं है। आपका मैटर ये है कि अब आप ये ध्यान रखेंगे कि मैं राठौर मेंशन से बाहर न जाऊं। इस प्रॉपर्टी में मुझे और मेरे भाई को बराबर का हिस्सा चाहिए, वरना मैं दूसरे तरीके से साबित कर दूंगी कि मैं आपकी औलाद हूं। मनीष का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी मुठ्ठियां इतनी जोर से भींची कि हड्डियां चटकने लगीं। मनीष दहाड़ते हुए, तुम मुझे धमकी दे रही हो? शायद तुम मुझे अभी तक जानती नहीं हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरा खून हो, तुम्हें मारने से पहले मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा। सानिया बेखौफ होकर, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। जो इंसान अपनों के बीच रहकर इतने सालों से साजिश कर रहा हो, अपने बड़े भाई की बीवी के साथ अफेयर कर सकता हो, वो कितना शातिर होगा ये मैं समझती हूँ। और हाँ, ये धमकी ही है। अगर मेरे साथ कुछ भी हुआ तो मैं आपको भी बर्बाद कर दूंगी। सानिया ने अपनी अगली चाल चली। एक और बात, विक्रम के डैड आपके दोस्त और क्राइम पार्टनर हैं ना, तो उनसे बात कीजिए। मुझे विक्रम से शादी करनी है, वो मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। अगर वो गया तो सहाय की प्रॉपर्टी भी हाथ से चली जाएगी। विक्रम से मेरी शादी में आपका भी फायदा है। सानिया जाते जाते रुकी और मनीष के ड्रावर से कुछ क्रेडिट कार्ड्स उठाकर अपने पर्स में डाल लिए। अब आप मेरे डैड हैं, तो आपकी हर चीज मेरी ही है। इतना बोलकर वह हंसती हुई केबिन से निकल गई। सानिया के जाते ही मनीष का पागलपन बाहर आ गया। उसने पास पड़ी कुर्सी उठाकर जमीन पर दे मारी और पागलों की तरह चीखने लगा। मनीषा, इसे कैसे पता चला? इसकी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप को धमकी देने की? जानती नहीं ये मुझे। सानिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब लगता है तुम्हें भी तुम्हारी माँ के पास पहुंचाना होगा। मनीष केबिन में खड़ा होकर पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में मौत का साया था। इंडिया की तपिश से दूर रूस के एक सुनसान और आलीशान विला के तहखाने में मौत का सन्नाटा था। कमरे के बीचों बीच एक लड़की लोहे की कुर्सी से जकड़ी हुई थी। उसके सिर पर इलेक्ट्रोड्स लगे थे, जो शरीर को झकझोर देने वाले बिजली के झटके देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वह बेसुध थी, उसका सिर नीचे झुका था और चेहरा बिखरे हुए बालों से ढका था। तभी कमरे का भारी दरवाजा खुलता है। जूतों की आहट सन्नाटे को चीरती है और माइकल अंदर दाखिल होता है। उसके पीछे सफेद कोट पहने दो अमेरिकी डॉक्टर थे, जिनकी आंखों में कोई रहम नहीं था। माइकल उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया। लंबी कद काठी और चेहरे पर क्रूरता लिए वह किसी राक्षस जैसा लग रहा था। रूह कंपा देने वाला टॉर्चर, नो रियलिटी ओनली स्टोरी। माइकल ने कुछ पल उस बेजान लड़की को अपनी कातिलाना नजरों से घूरा, फिर पीछे खड़े डॉक्टरों को इशारा किया। एक डॉक्टर ने फौरन एक अज्ञात रसायनों वाला इंजेक्शन लड़की के शरीर में उतार दिया, जबकि दूसरे ने शॉक डिवाइस को चालू किया। माइकल के इशारे पर मशीन का बटन दबाया गया। अगले ही पल लड़की का पूरा शरीर बिजली के जोरदार झटकों से मछली की तरह तड़प उठा। विला की दीवारें उसकी चीखों से थर्रा गईं। वह दर्द के उस चरम पर थी जहां मौत भी रहम की भीख मांगती है। 10 मिनट तक ये नर्क जैसा मंजर चलता रहा। जब मशीन बंद हुई तो उसकी चीखें शांत हो गईं, लेकिन उसकी बंद आंखों से आंसू का एक कतरा गालों पर ढलक गया। माइकल ने अपने हाथों में दस्ताने पहने और एक बॉक्स से एक विशेष इंजेक्शन निकाला। उसने उसे तैयार किया और बड़ी बेरहमी से उस लड़की की गर्दन में उतार दिया। माइकल अपनी भारी और शैतानी आवाज में, राठौर फैमिली, तैयार हो जाओ, तुम सबको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। देखने में मजा आएगा कि कितने लोग इस झटके को सह पाते हैं और कितने अपनों को बचाने के लिए शहीद होते हैं। हाँ हाँ हाँ, माइकल की राक्षसी हंसी उस कमरे में गूंज उठी। उस लड़की के साथ वह जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था, वह राठौर खानदान की ईद से ईद बजाने के लिए काफी था।